नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार मीत। आप लोगों की अनुमति हो तो आज का यह कार्यक्रम प्रारंभ किया जाए। बिल्कुल जी, मैं शुरू करिए अविनाश अवनीश। प्रताप सिंह, महाराणा प्रताप पीजी कॉलेज जंगल दूसर से भारत की पड़ोस नीति सामयिक राजनयिक विमर्श विषय पर 29 और 30 अगस्त को चल रही है। आज के इस कार्यक्रम के द्वितीय सत्र में, सेकंड सेशन में, भारत नेपाल संबंध वर्तमान परिप्रेक्ष्य पे परिचर्चा होनी है। इस द्वितीय सत्र में हम लोगों के बीच चेयरपर्सन के रूप में परम श्रद्धेय श्री मंजीव सिंह पुरी जी उपस्थित हैं। मैं आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में नेपाल, जो भारत का सांस्कृतिक पड़ोसी है, वहाँ के माननीय संसद सदस्य परम श्रद्धेय डॉक्टर अमरेश सिंह जी उपस्थित हैं। मैं आपका भी सादर अभिनंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में डॉक्टर संगीता थापलियाल जी, सेंटर फॉर एशियन स्टडीज जेएनयू नई दिल्ली से आप भी हुई हैं। आपका भी मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इसके अलावा प्रोफेसर टीपी सिंह जी, प्रोफेसर राहुल त्रिपाठी जी सहित अन्य अनेक श्रोतागण इस समय जुड़े हुए हैं। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। भौगोलिक निकटता, खुली सीमा, सांस्कृतिक सभ्यता, ऐतिहासिक और सामाजिक संबंधों ने भारत और नेपाल के बीच प्राचीन काल से लेकर अब तक वर्तमान तक अंतरंगता बनाए रखा है। खुली सीमा, व्यापार एवं परागमन से संबंधित मामलों ने नेपाल में भारत विरोधी भावना को जगाया है और नेपाल ने अक्सर ही भारत के रोबीले प्रभाव से अपने को मुक्त रखने के लिए चीन कार्ड का प्रयोग इधर चल रहा है ये थोड़ा, और सामयिक संदर्भ में अनेक घटनाएं इसका ज्वलंत उदाहरण है। कभी कभी ऐसा महसूस होने लगता है कि नेपाल चीन के पाले में दिखाई पड़ रहा है, और कभी कभी ऐसा महसूस होने लगता है कि भारत और नेपाल के बीच वही अंतरंग संबंध है जिसकी उम्मीद प्रत्येक भारतीय करता है और जिसकी उम्मीद प्रत्येक भारत नेपाली करता है, जो भारत और नेपाल के संबंधों कहते हैं। लगता है कि यार जो भारत नेपाल के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में है वो महत्वपूर्ण है। आज के कार्यक्रम के चेयरपर्सन हम सबके बीच, मैं बहुत, चूंकि आपका नाम ऐसा है कि किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं तमाम श्रोता नए जुड़े होंगे जो हो सकता है कि आपको उस रूप में न जानते हो, तो आपका जो पूरा राजनयिक जीवन रहा है एक प्रकार से लगभग लंबे अरसे तक 36 वर्षों से अधिक का आपका कार्यकाल भारत के संबंध करने से दुनिया में भारत के संबंध अच्छे हो जाएं, इसके लिए निरंतर आपने राजनीतिक रूप में, चाहे नेपाल हो, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो, फिर वो लग्जमबर्ग हो, तमाम जगहों पे आपने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। वर्षों तक उन देशों में रहकर भारत के साथ रागात्मक संबंध विकसित करने का प्रयास किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से, संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक सामाजिक परिषद का भारतीय शाखा के अंतर्गत संयुक्त सचिव के रूप में आपकी सेवाएं अनुकरणीय हैं और प्रेरणादायी रही हैं हमेशा से। आपने 2014 से 2017 तक ब्रुसेल्स में अपनी सेवाएं दी हैं और अभी कुछ दिन पहले आप नेपाल के राजनयिक महत्वपूर्ण जो पद था, भारत और नेपाल संबंध को जिस रूप में आपने वहां अपने प्रयास से उसको सुदृढ़ किया था, सुंदर किया था, जो प्राचीन परंपरा, प्राचीन संबंध, प्राचीन रिश्ते हमारे थे भारत नेपाल के बीच, उसको और मजबूत करने में किस तरह से आप जनकपुरी से लेकर और चीजों को वहां पर आपने प्रयास करके जोड़ा था, तो ये हर भारतीय के लिए और हर नेपाली के लिए आपकी यह भूमिका महत्वपूर्ण है, अनुकरणीय है। मैं आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में हम सबके बीच नेपाल से नेपाली कांग्रेस के सम्माननीय सांसद
हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के से प्रतिनिधित्व कर रहे डॉक्टर अमरेश सिंह जी। डॉक्टर सिंह जी का केवल एक राजनीतिज्ञ है, एक एकेडमिशियन भी है। आप जेएनयू की आपकी पढ़ाई लिखाई जेएनयू से हुई है, राजनीतिक विश्लेषक के रूप में, राजनीतिक व्यवस्थाओं में आपकी गंभीर और दृष्टि आपके की का जो है और डिप्लोमेटिक का रहा आज के इस क्रम में भूमिका हम होंगे कि संबंधों के समाधान के रास्ते क्या है, उस रास्तों से अपनाकर भारत और नेपाल के संबंधों को अच्छा कर सकते हैं। ये इसमें आपकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इस नाते आपको सादर आमंत्रित इस सेमिनार में किया गया है कि वो पक्ष ठीक से इस सेमिनार के माध्यम से आ सके। जो फाइंडिंग्स सेमिनार की होंगी उसमें आपकी महती भूमिका आपके विचारों की होगी। मैं एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है अभिनंदन करता हूँ। आज के कार्यक्रम में जो विशेष वक्ता के रूप में हम सबके बीच परम श्रद्धेय आदरणीय संगीता थापालियाल जी उपस्थित हैं। दक्षिण सेंटर फॉर इनर एशियन स्टडीज ISIS जेएनयू दक्षिण एशिया में आपका अध्ययन, आपका क्षेत्र दक्षिण एशिया का रहा है। भारत, नेपाल, भूटान, एशियाई सुरक्षा के विशिष्ट क्षेत्र रहे हैं। ऐसे में जब हम नेपाल के संबंधों की चर्चा कर रहे हो, दक्षिण एशिया में हम उपस्थित हो, तब इस विषय की प्रासंगिकता और उस विषय के बाद जो फाइंडिंग आने वाली है उसकी प्रासंगिकता पहले ही स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आने लगती है। 2008 में आप जेएनयू में प्रोफेसर पद पर कार्यरत हैं। चीन के वैदेशिक उपागमों और भूटान, नेपाल पर आपके प्रभाव का व्यापक अध्ययन आपके नवीनतम अध्ययन क्षेत्र का विषय है। नेपाल में निर्जातीय समूहों और वहां की संघवादी शासन व्यवस्था का आपने गूढ़तम अध्ययन एवं विश्लेषण किया है। नेपाल और चीन जो दक्षिण एशिया के महत्वपूर्ण देश हैं और भारत के प्रमुख पड़ोस का अपने अपने अध्ययन के क्षेत्र में इन दोनों देशों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और इन दोनों देशों के अंदर राजनीतिक समस्याओं का, राजनीतिक संभावनाओं का आपका जो क्षेत्र रहा है अध्ययन का, वह इस सेमिनार के लिए और विशेष रूप से भारत नेपाल संबंध पर जब चर्चा हो रही हो तो संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण होगा। मैं पुनः एक बार आपका हार्दिक स्वागत है अभिनंदन करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में जो पूरे कार्यक्रम के सूत्रधार हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर तेज प्रताप सिंह जी, उनके बिना उनके सहयोग से संभवतः हम लोग आज इस तरह से नहीं जुड़ पाते, तो मैं उनका भी हार्दिक स्वागत है अभिनंदन करता हूँ। इस कार्यक्रम में, इस पूरे सेमिनार में प्रोफेसर राहुल त्रिपाठी जी गोवा यूनिवर्सिटी से हैं। उनका भी अनुकरणीय सहयोग हम सब लोग को मिला है, जिनके श्रम साध्य के नाते ही एब्स्ट्रैक्ट आप सबके बीच, हम सबके बीच आ सका है। मैं राहुल त्रिपाठी जी को भी काफी सादर अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। मैं आज के इस संगोष्ठी में जुड़े हुए सभी श्रोताजन का हार्दिक स्वागत है अभिनंदन करते हुए मैं स्वागत उद्बोधन के लिए, प्रस्तावकी के लिए प्रोफेसर राहुल त्रिपाठी जी से सादर निवेदन करता हूं कि आज के इस कार्यक्रम में अपने स्वागत उद्बोधन एवं प्रस्तावकी के माध्यम से इस द्वितीय सत्र का मार्गदर्शन करने की कृपा करें। प्रोफेसर राहुल त्रिपाठी जी। धन्यवाद अविनाश जी। उम्मीद है मेरी आवाज आ रही है आप तक? आ रही जी सर। जी। आपके कॉलेज ने लगता है ये नई परंपरा शुरू की है कि जब चेयरपर्सन और स्पीकर्स इतने एमिनेंट हों उसके बाद भी विषय प्रस्तावना करने के लिए किसी की जरूरत पड़े। लेकिन मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूं कि इंडिया नेपाल के सेशन में आपने मुझे मौका दिया कि मैं एक विषय की प्रासंगिकता को रखूं। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि, और क्योंकि ये तीनों पार्टिसिपेंट हमारे पास सेकेंड सेशन में आए हैं, पहला सेशन हमारा इंडिया पाकिस्तान पे हुआ और उसके पहले प्रोफेसर गौतम सेन का उद्बोधन था। जब हम लोग स्टूडेंट्स थे तो एक चीज कही जाती थी, ट्रैक टू डिप्लोमेसी।
तो हम लोगों ने देखा कि ट्रैक टू डिप्लोमेसी क्या होती है, लेकिन सही मामले में वो ट्रैक टू नहीं होती थी, क्योंकि ये सारी डिप्लोमेसी दिल्ली, इस्लामाबाद, काठमांडू में होती थी। मेरा ये मानना है कि इस तरह के इंटरैक्शंस वास्तविक ट्रैक टू कहे जाएंगे, क्योंकि हम इन्हें केंद्रों से हटके ग्रासरूट्स पे लाते हैं। और द वेरी फैक्ट दैट दिस मीटिंग इज टेकिंग प्लेस इन गोरखपुर and the session is on Nepal shows that the pulse of the place which is organizing the seminar, the people who are going to speak are very well connected. तो ये पहली बात मैं कहना चाहूँगा। दूसरा, मेरा अपना व्यक्तिगत लोकेशन, मैं वही व्यक्ति हूँ जिसने आप लोगों को बाध्य किया कि आप सब लोग अपने अपने एब्स्ट्रैक्ट भेजें, और उसके मेन कल्प्रिट टीपीजी हैं, क्योंकि टीपीजी ने बहुत ही हाई स्टैंडर्ड सेमिनार का तय करने का निश्चय किया था, और उसमें मेरी छोटी भूमिका ये थी कि कुछ एक पार्टिसिपेंट्स मुझे सजेस्ट करने थे। लेकिन मुझे लगा कि क्योंकि द प्रोफाइल पार्टिसिपेंट्स का ऐसा है, तो क्यों ना हम लोग ऐसा सोचें कि जो हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे वो आगे किसी एक पब्लिकेशन के फॉर्म में आए। तो मैं जानता हूँ कि मैंने आप लोगों को लास्ट मोमेंट पे काफी पुश किया, आपके बिजी शेड्यूल के बावजूद, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि एक अच्छी छोटी एब्स्ट्रैक्ट बुकलेट जो एक मार्गदर्शन कर सकती है हम लोग का हमारे सामने है। ये कहते हुए मैं वेलकम करता हूँ अपने तीनों पार्टिसिपेंट्स का। भारत नेपाल के संबंध में हम लोग आपसे जानना चाहेंगे। मैं अब एम्बेसडर पुरी को हैंड ओवर करता हूँ ताकि वो इस सेशन का संचालन कर सकें। वेलकम एम्बेसडर पुरी। राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अविनाश जी का, टीपी सिंह जी का, और सबसे ज्यादा महाराणा प्रताप पीजी कॉलेज गोरखपुर का बहुत मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। लेट मी स्टार्ट बाय सेइंग समथिंग। आपने मुझे कहा कि आपको बहुत अच्छा लगा कि हम लोग ग्रास रूट तक पहुंच गए। तो जब मैं नेपाल में था, वहां पर हमेशा डिमांड ये होती थी कि कुछ ना कुछ इस किस्म का बड़ा सेशन इंडिया नेपाल टाइज या कोई और ग्लोबल विषय पे बॉर्डर एरियाज में कराया जाए। तो मेरे हमेशा संकोच ये होता था कि नेपाल में तो हर एक आदमी एम्पावर्ड है। किसी छोटे गांव में जाओ तो वो आपको पूरा चिट्ठा बढ़ा देता है कि यूनाइटेड नेशन में क्या सिस्टम है, कैसे चलता है। ये अमरीश हंसा, बिल्कुल ठीक बात। लेकिन मैंने कहा कि हमारे लोग तो रोजी रोटी में लगे हुए हैं और ये पता नहीं किस किस्म के सेमिनार होंगे। और मेरे को इसलिए बहुत ही अच्छा लगा कि ये आपने किया। आपने मुझे निमंत्रण दिया, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि आपके यहाँ दो बहुत ही एमिनेंट स्पीकर्स आपने बुलाए। दोनों कोइंसिडेंटली जेएनयू से जुड़े हुए हैं। अब उस इंस्टीट्यूशन की भूमिका अपने आप ही आप समझ जाइए। दोनों डॉक्टरेट हैं, बहुत ज्यादा लर्नेड है। मैं उनमें से कुछ नहीं हूं, मैं तो सिर्फ कूटनीति में 38 ईयर्स मैंने स्पेंड जरूर की। अमरीश जी is an experienced legislator. Don't go by his young looks. He is young, he is dynamic, but he is an experienced legislator. और मैं ये मानता हूं कि he is one of those who is trying to lead Nepal to a certain amount of change, and a change which builds Nepal's relations with India. ये आप नोट करिएगा। तो अमरीश जी सिर्फ यही नहीं कि इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है बिल्कुल बॉर्डर से लगती है, ये वहां मधेश से आते हैं, वो ही नहीं, इनका अध्ययन और इनके जो पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स हैं थ्रू आउट द पॉलिटिकल सिस्टम इन नेपाल, हमें बहुत ये खुशी की बात है कि आज हमारे सेमिनार में इस किस्म के जबरदस्त हाई स्टैंडिंग पॉलिटिकल लीडर हमारे बीच। संगीता जी का आप लोगों ने खुद परिचय किया। शी इज वन ऑफ द लीडिंग स्कॉलर्स डीलिंग विद नेपाल एंड इन फैक्ट द एंटायर सेंट्रल एशिया रीजन, और कई बार हमें नेपाल में भी मिलने आई और अध्ययन करती है। और मैं मानता हूँ, चाहे लोग कई बार नेपाल में और ऐसा मानते हैं कि नेपाल भारत एक यूनिक रिलेशनशिप है, इसमें इंटरनेशनल पैराडाइम फिट ही नहीं होते। भाई मैं भी मानता हूँ कि रोटी बेटी का रिश्ता है, ये शायद और कहीं भी ना हो। मैं भी मानता हूँ कि ये सदियों पुराना है, पुरानों से शुरू हुआ, गीता से शुरू हुआ। लेकिन स्टेट टू स्टेट रिलेशन को हमें हमेशा समझना चाहिए कि ये थोड़े से भिन्न होते हैं पीपल टू पीपल रिलेशन। इंडिया और नेपाल के जो पीपल रिलेशन है, ये तो भूगोल ने दिया है।
और मैं नहीं मानता कि इतनी जल्दी भूगोल बदल जाएगा, चाहे बहुत एफर्ट्स इसके बारे में चल रहे हैं, कुछ तकनीकी एफर्ट, कुछ पैसे लगाने के एफर्ट चाइना की तरफ से या इवन वेस्टर्न पार्ट, ये सब हो रहे हैं। लेकिन जो ये सिचुएशन है, इसको हमें ये नोट करना चाहिए कि स्टेट टू स्टेट रिलेशंस जो है दे आर समवॉट डिफरेंट, और ये स्लाइटली डिफरेंट पैराडाइम पे चलते हैं। मैं बोलूंगा इन दोनों के बोलने के बाद टू ट्राई एंड टेक एन एसेंस आउट कि इन्होंने क्या आप लोगों को बताया, लेकिन लेट मी मेक अ फ्यू पॉइंट्स टू यू। नेपाल में बहुत अहम सिचुएशन ये है कि वहां पर जो एथनिसिटी है नेपाल में, वो डाइवर्सिटी से जुड़ी। वहां पर कोई ऐसी बात नहीं है जैसे हम लोग हिंदुस्तान में कहते हैं अरे वो नेपाली है, और उसकी एक किस्म की भूमिका हमारे सामने आ जाती है। वो कुछ आती है जो लोग हमारे साथ काम करते हैं, कुछ आती है जो हम फिल्म एक्टर्स वगैरह को देखते हैं, कुछ अदरवाइज आती है कि हम पशुपतिनाथ जाते हैं, वहां भगवान से मिलते हैं। इस तरह हमें एक किस्म की भूमिका हमने बनाई। लेकिन नेपाल इज एन इनक्रेडिबली डाइवर्स सोसाइटी, और इस डाइवर्सिटी में देर आर ऑल्सो वेरियस डिफरेंसेस फ्रॉम द वे के इंडिया की डेमोक्रेसी में डाइवर्सिटी को एड्रेस किया गया और नेपाल में कैसे एड्रेस किया गया। हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा हमारा एफर्ट चल रहा है और चलता है पिछले 70 सालों से कि डिसएडवांटेज को आगे लिया जाए, इंक्लूजन बिल्ड की जाए। लेकिन नेपाल ने फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस, उनकी अपने रीजन है, उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो जैसे हैं वैसे रहेंगे। और वहां पर हमें नोट करना चाहिए कि जो पहाड़ी कम्युनिटी नेपाल में है, ब्राह्मण और क्षत्रिय की, जिनकी भी इंडिया से ही मूल रिलेशनशिप्स है, चाहे वो 400-500 साल पहले हो। आप नोट करिए फॉर एग्जांपल जो प्रधानमंत्री जी हैं वो केपी शर्मा ओली जी हैं, शर्मा ओली जी। मैं तो हंस के कई बार उनको कहता था सर जी आपसे ज्यादा हिंदुस्तानी हो ही नहीं कोई सकता। कभी हंसते थे, कभी ज्यादा गुस्से हो जाते। ये ऐसी सिचुएशन। अब संगीता जी थपलियाल, मैं मानता हूँ उत्तराखंड से हैं, तो कहीं थपलियाल भी होंगे नेपाल में। ये हमारी रिलेशनशिप इस किस्म की। मधेश की बात इसलिए नहीं कर रहा कि सभी लोग मानते हैं कि वही मूल के लोग दोनों साइड से, लेकिन स्टेट टू स्टेट रिलेशंस में टाइम्स इमेमोरियल्स, और स्पेशली जब से नेशन स्टेट नेपाल का बना है 1769 में, जब पृथ्वी नारायण शाह ने यूनिफाई किया नेपाल, तब से भारत के साथ अपनी भिन्नता बनाने की नेपाल की जो पहाड़ी कम्युनिटी है, जो डोमिनेंट रूलिंग क्लास है, उनकी ऑलवेज एफर्ट। ये अंग्रेजों के समय में भी बहुत जबरदस्त एफर्ट, और ये हमारी इंडिपेंडेंस में हमें समझ जाना चाहिए कि ये एफर्ट एक किस्म का मूल मंत्र है नेपाल। अब आप कई बार पूछेंगे क्यों, आप अपने किसी दोस्तों यारों से जाके पूछिएगा कोई हमारे नेपाली भाई बंधु के बारे में, तो हम यही कहते हैं वो अपना है, हमारा जैसा है, ओ हमारे जैसे देश है। और थर्ड कंट्री में हो तो बहुत ही ज्यादा हम लोग ये कहते हैं। लेकिन किसी नेपाली से पूछिएगा, उसका फर्स्ट आंसर ये हु आर यू, आई एम नॉट इंडियन, आई एम नेपाली। ये चीज हमें इंडिया में समझनी चाहिए। ये मैं कूटनीति की तरफ से बात कर रहा हूं। लोगों के रिश्ते बिल्कुल खुले, सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन कूटनीति, और कूटनीति को आज के वर्ग में जरूर हमें मानना चाहिए कि इट हैज प्रिपोंडरेंस एबिलिटीज टू बी एबल टू इवन इन्फ्लुएंस पीपल्स रिलेशनशिप। पहले हम लोग मानते थे कि जियोग्राफी, फिजिकल जियोग्राफी या जो पीपल्स रिलेशन है ये स्टेट रिलेशंस करेंगे, लेकिन अब तो लगता है कि ज्योग्राफी भी बदल जाती है। सिर्फ फिजिकल ज्योग्राफी नहीं कि लोग अपने आइलैंड्स बना रहे हैं थ्रू आर्टिफिशियल मीन, बट सोसाइटल ज्योग्राफी जरूर बदल जाती है, और इसके दुनिया में भी मिसाल है। इसलिए स्टेट रिलेशंस आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड वी मस्ट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू पर्टिकुलर काइंड्स ऑफ थिंग्स। अब मैं और ना बोलता हुआ इस समय, let me just say that, let me invite Dr. Amresh Singh, Honorable Member of Parliament of Nepal, member of the Nepali Congress, a academic also with a PhD behind him. इनको कुछ कहने दीजिए जो स्थिति नेपाल और भारत के बीच में आज है। हम लोग यहाँ भारत में बड़ी 2-3 चीजें हमेशा बड़े स्टाइल में बोलते हैं। अब हम गोरखपुर से हैं, गोरखपुर का नाता वहां के राजपाट से बहुत पुराना रहा है, तो हमारे लिए एक ये इशू मोनर्की इज ऑलवेज एन इशू इन इंडिया, हिंदू राष्ट्र इज अनदर इशू इन इंडिया। इट इज अ काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेपाल हियर इन इंडिया। साथ में हम लोग और भी रोटी बेटी ये वाले रिश्ते वगैरह जो है इनको हमेशा प्राथमिकता देते हैं, राइटली सो।
लेकिन नेपाल में देयर हैव आल्सो बीन सर्टेन अदर टर्न्स। मोनार्की की एबोलिशन हुई, कम्युनिस्ट के इंटीग्रेशन हुई इनटू द मेन स्ट्रीम, और वो भी माओइस्ट जो एक्सट्रीम एलिमेंट्स थे कम्युनिस्ट के, वो इंटीग्रेट हुए। इन सम सेंसेस आपकी पार्टी अमरीश जी, चाहे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में 2017 में आपका पलड़ा उतना ही भारी था जितना कि कम्युनिस्ट का था, लेकिन वो 1-2% का जो डिफरेंस था उसके कारण उनके पास पार्लियामेंट में बहुत ज्यादा सीटें चली गई। इन अ सेंस लोग कहेंगे कि अगर आपके पास प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन भी नहीं होता, जैसे भारत की सिचुएशन है, तो अकेली नेपाली कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी कर सकती। सो परहैप्स in a sense you have a more modern constitution than what we possibly in India have. हमारी परिस्थिति है different है वगैरह. So I would like you to address India Nepal ties, खासकर इस समय when there is a communist party in power. चाइना का पलड़ा भारी है, इसमें कोई शक की बात नहीं, और उसकी रीजंस सिर्फ नेपाल इंडिया या ये हमारे भूगोल की बात नहीं है, ये तो ग्लोबल सिचुएशन है. एंड व्हाट इज द आउटकम ऑफ ऑल ऑफ दैट, इसका क्या असर हम लोगों के पे पड़ सकता है, और लोकल पॉलिटिक्स. और साथ साथ अमरीश जी, अगर मैं इफ यू अलाउ मी टू जस्ट आस्क यू अ स्लाइटली इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जब मैप का मुद्दा आया तो आपने भी यस वोट किया. अमरीश सिंह, द फ्लोर इज योर्स. थैंक यू वेरी मच एम्बेसडर पुरी. सबसे पहले तो बहुत दिनों के बाद आपको प्रत्यक्ष देखने का मौका मिला है, काफी खुशी है. और प्रोफेसर संगीता को भी बहुत दिनों के बाद मुझे फेस टू फेस से, एक तरह से वर्चुअली सही, लेकिन देखने का मौका मिला. मैं 2-3-4 बातों को कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं जो भी कहूंगा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से ज्यादा मैं प्रैक्टिकल अप्रोच पे, क्योंकि आप सही बोलें कि मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी भी ठीक बॉर्डर से है, और बचपन में मेरा ऐसा गुजरा है कि दिन में 4 बार बॉर्डर क्रॉस करते थे, क्योंकि हमारे यहाँ नेपाल साइड में स्कूल नहीं था, स्कूल इंडियन साइड में था, तो हम लोग स्कूल पढ़ने ही इंडिया जाते थे. तो क्योंकि उस समय मिडिल स्कूल भी और हाई स्कूल भी नहीं था मेरे गांव में, तो नियरेस्ट स्कूल 1.5 किलोमीटर की दूरी पर इंडिया में था. तो 1.5 किलोमीटर हम लोग जाते थे, 1.5 किलोमीटर आते थे, जब हम 5 क्लास के बच्चे थे तभी. तो कहने का अर्थ क्या है कि समय काफी बदल गया है. इसका 2-3 कारण मेरे समझने से हैं. एक तो क्या है कि नेपाली जो अटेंशन चाहता है दिल्ली का, वो अटेंशन दिल्ली में है नहीं, नंबर 1. क्योंकि नेपाली को लगता है कि इंडिया का पूरा काम हमारे नेपाल के तरफ ही होगा, और नेपाल जितना, जैसे नेपाली का हर काम इंडिया के तरफ देखते रहता है. इंडिया में क्या हो रहा है, टीवी देखना, फिल्म देखना, सीरियल देखना, सास बहू से लेकर के जिंदगी कसौटी से लेकर के जो महिला से लेकर एवरी पार्ट ऑफ नेपाल इंडिया को नजदीक से वॉच करता रहता है. लेकिन दिल्ली में कुछ चुनिंदा जो जिनका नौकरी है उसके लिए, अथवा जो 2-4 अपने को एकेडमिशियन कहते हैं नेपाल के एक्सपर्ट, वो 2-4, वो भी ज्यादा नहीं है, अपने 10 भी नहीं गिना सकते दिल्ली में. तो वो लोग के अलावा किसी को मतलब नहीं कि वेयर इज नेपाल गोइंग एंड व्हाट हैपनिंग इन नेपाल. क्योंकि दिल्ली में लिस्ट अप्रोच नेपाल के प्रति है. नंबर 2 क्या है कि जो दिल्ली में जो गवर्नमेंट चेंज होती है तो पॉलिसी, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल मेमोरी दिल्ली का कंसिस्टेंट नहीं है, एडा के बेसिस पे पॉलिसी चलती है. और नेपाल में क्या है कि नेपाल पहले से काफी चेंज हो चुका है, जो एम्बेसडर पुरी ने कहा है कि काफी डाइवर्स कंट्री है, लोगों का एस्पिरेशन हाई है, और यहाँ का पीपुल का रिलेशन भी एक, क्योंकि यही रिलेशन हमारे यहाँ के किसी साधु का बीजिंग के किसी पृष्ठ से नहीं है, अथवा वहाँ के न्यूयॉर्क के या वाशिंगटन के किसी पृष्ठ नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ के पृष्ठ का, वहाँ के पृष्ठ से है. हमारे यहाँ का एक बिजनेसमैन भी विनोद चौधरी चाहे उपेंद्र महतो, वो जाकर कोई रविशंकर के पास चले जाएंगे, कोई रामदेव के पास चले जाएंगे, कोई जो अभी यूपी के चीफ मिनिस्टर है उनके पास चले जाएंगे, योगी जी के पास चले जाएंगे. लेकिन वो सेम फैसिलिटी दूसरी जगह नहीं. तो इसलिए इंडिया को बहुत नहीं. लेकिन क्या हुआ कि अनफॉर्चुनेटली इंडिया का भी सबसे लिस्ट डेवलप्ड स्टेट नेपाल से जुड़ा. बिहार, मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द बिहार जुड़ा हुआ है, यूपी जुड़ा हुआ है. अभी नया नक्शे के कारण से नए राज्य बने, उत्तराखंड में भी जुड़ा. पहले उत्तराखंड यूपी थे एक ही थे, और उधर वेस्ट बंगाल जुड़ा हुआ है. तो यहाँ जो खास करके बॉर्डर की जो अवस्था है, जो जितनी बुरी अवस्था नेपाल की, उतनी बुरी अवस्था बिहार की, जो अभी कोविड में दिखाई पड़ रहा है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर,
एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम पुअर, IIT का नहीं होना, IIM का नहीं होना, एम्स जैसे इंस्टीट्यूशन नहीं होना, मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होना। ईस्टर्न यूपी में नहीं, वेस्टर्न यूपी थोड़ा डेवलप है लेकिन ईस्टर्न यूपी डेवलप नहीं है, और बिहार तो है ही नहीं, क्योंकि बिहार से कॉन्स्टिट्यूंसी जुड़ा हुआ है। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि 50 वर्ष लगेंगे उसको डेवलप होने में, जो वहाँ के गाँव की जो अवस्था देखता हूँ। एक तो वो है। दूसरी बात क्या है कि जो नेपाल में जो चेंजेज हुई, उस चेंज को इंडिया ने कंसिस्टेंट नहीं दिखा पाया, क्योंकि आप मोनार्की को वापस नहीं ला सकते, लेकिन नेपाल के लोगों में गलतफहमी है कि इंडिया का एक सेक्शन मोनार्की को चाहता है। आप हिंदू को वापस नहीं ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलर हो चुका। 2/3 बार बार लोग हमारे लीडर अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए बंद कमरे में कह देते हैं, हर पार्टी के लीडर। कॉन्स्टिट्यूशन बनने के समय मुझे बड़ी हंसी लगती थी, यानी संजोग से मेरे दोस्त ही एम्बेसडर थे रंजीत उस समय, और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का मेंबर भी मैं था, कि बंद कमरे में चाहे प्रचंड हो, चाहे शेर बहादुर हो, चाहे माधव नेपाल कह देते थे कि ना हम हिंदू के लिए ट्राई करेंगे। तो इंडिया का पॉलिसी शिफ्ट हो गया कि इंडिया के पॉलिसी जो सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंटरेस्ट है अथवा नेशनल इंटरेस्ट है, जो सिक्योरिटी का इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक का इंटरेस्ट है, ट्रेड इंटरेस्ट है, कि रिलीजन इज द वन इंटरेस्ट। एक बात। दूसरी बात क्या होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि जब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को छोड़कर जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटीज होने लगती है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज डिफंक्ट हो जाता है। आई मीन कि जो फॉरेन पॉलिसी हु विल डिसाइड, RSS विल डिसाइड, कि NSA विल डिसाइड, फॉरेन मिनिस्ट्री डिसाइड, या RW विल डिसाइड, या PMO विल डिसाइड। तो क्या हुआ कि वहां जो RSS का क्लाउड इतना बढ़ गया कि जो रियल लोग काम करने वाले भी अपने को सब बैक, जो मैं एकदम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में कहना चाहता हूँ कि सब अपने बैक फुट पर चल गए। इन द मीन टाइम क्या हुआ कि जो शी जिनपिंग के प्रेसिडेंट बनने के बाद 2013 के बाद 14 की तरफ नेपाल में इन करना शुरू किया, क्योंकि 2013 से पहले उतना एग्रेसिव नहीं था, क्योंकि शी जिनपिंग का ही पॉलिसी एग्रेसिव पॉलिसी है, हु जिनताओ के समय नहीं था। उस पॉलिसी के तहत नेपाल में माइक्रो मैनेज शुरू किया, जो पहले इंडिया पर ब्लेम लगता कि इंडिया ब्लेम करता है कौन प्रधानमंत्री बनेगा, किसकी पार्टी यूनाइट होगी, किसकी पार्टी टूटेगी, कौन जाए। तो इस तरह की चीज में चाइना भी इंटरेस्ट करने लगा, और चाइना का जो इकोनॉमिक पावर है वो काफी मजबूत है, और उसने फाइनेंशियली विभिन्न प्रोजेक्ट के थ्रू, विभिन्न इंडिविजुअल के थ्रू, मुझे लगता है कि शायद मेरे पार्टी में उस दिन चर्चा कर रहे थे, हम 2 ही आदमी अभी तक नहीं गए जो लीडर, मैं और सिटौला, बाकी सब लोग चाइना घुमाए, चाइना के कॉस्ट पे। एवरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एवरी मेंबर ऑफ जर्नलिस्ट, एवरी मेंबर ऑफ डिफरेंट बिजनेस कम्युनिटी, वो सब चाइना के खर्च पे उन्होंने ले जाना गया, घुमाते थे, किसी को कोई ट्रेनिंग नहीं। इवन होम मिनिस्ट्री से रिटन एग्रीमेंट है कि 500 होम मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स, इंक्लूडिंग पुलिस, आर्म पुलिस फोर्स या अदर सिविलियन सिविल सर्वेंट, होम मिनिस्ट्री का एक एग्रीमेंट है। लीलामणि पौडेल जब वो होम सेक्रेटरी था, महाराष्ट्र शायद, आई थिंक गृह मंत्री, उस समय एक एग्रीमेंट हुआ कि 500 होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल एक एक्सचेंज प्रोग्राम में जाएंगे, 15 डेज के ट्रेनिंग प्रोग्राम में। मैंने बहुत सारे ऑफिसर से बात किया, देयर इज नथिंग ट्रेनिंग, नो एनी काइंड ऑफ ट्रेनिंग, जस्ट टूरिज्म है। वो जाते हैं और आते वक्त एक छोटा सा गिफ्ट दे देते हैं। और इतना ही नहीं, मेरे बहुत सारे जानने वाले की पोस्टिंग जो चाइना बॉर्डर पर है, जो बॉर्डर पर रहते हैं, उनके ऑफिसर जो ऑफिस इंचार्ज है, चाहे पुलिस वाले हों, चाहे आर्म पुलिस फोर्स वाले हों, चाहे वहाँ के जो DM आपके यहाँ कहा जाता है CDO हो, उन लोगों को एक्सचेंज के नाम पर जब चाइनीज जाते हैं, छोटी मोटी गिफ्ट जाते हैं, आप इंटरेक्ट करते हैं, और उनका लैंग्वेज भी, इंडिया में तो कोई गाली भी देता है तो नेपाली समझ जाते हैं, चाइनीज गाली देता है तो लोग समझते नहीं, देयर इज लैंग्वेज बैरियर। इसलिए चाइनीज शुरू है। इसलिए दूसरी बात क्या है कि इंडिया में जो एक परसेप्शन है नेपाली के बारे में कि नेपाली इज वेरी लॉयल, वो चेंज होने की जरूरत है, कि नेपाली इज वेरी कमिटेड, बट देयर कैपेसिटी इज वॉचमैन, देयर इज कैपेसिटी एज ए वेटर, कैपेसिटी इज हाउस होल्ड सर्वेंट। तो इस चीज का जो है, तो वो चीज को नेपाली एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जैसे एम्बेसडर पूरी बहुत कहा कि हम तो नेपाली हूं, तुम कौन होते हो कहने वाले, ऐसे। तो इस तरह की जो मानसिकता, इसमें बदलाव। दूसरी बात क्या है कि रियल में रिलेशन काठमांडू और दिल्ली के बीच में जो बेटी रोटी की संबंध है, वो कहीं नहीं है, लेकिन उसका इन्फ्लुएंस फॉरेन पॉलिसी पे नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, क्योंकि बिहार के में यदि मेरा मामा घर है, तो बिहार के लोग दिल्ली में डिसाइड नहीं करते हैं, उनको पता ही नहीं है। EPG रिपोर्ट में तो वो नहीं थे, उनको पूछा भी नहीं गया कि बॉर्डर रेगुलेट होगा कि नहीं होगा। या मैं ही इस साइड का हूं, मैं MP हूं, लेकिन मुझसे पूछा नहीं गया, क्योंकि EPG बनाने के समय भी दिल्ली का भी एक समय था कि रूलिंग एलीट को कैसे हप्पे रखें, पीपल को हर समय कॉर्नर में रखा जाता है। जैसे वहां भी EPG बने तो वहां भी 3 पहाड़ी मुल्क को रखे गए,
चार ईपीजी वाले में, यानी चाहे बीसी प्रीति हो, चाहे प्रोफेसर लामा हो, चाहे क्या कहते हैं भगत सिंह कोश्यारी, तीनों पहाड़ी थे, क्योंकि पहाड़ी तुष्टिकरण नीति के तहत। हमारे यहाँ से भी जो चारों के चार पहाड़ी थे, चाहे भेषबाबू थापा हो, चाहे नीलांबर हो, चाहे क्या कहते हैं राजन भट्टराई हो। तो इसमें क्या हुआ कि न उसमें बॉर्डर पर यूपी वाले से पूछा गया कि बॉर्डर कैसे आप लोग का, क्योंकि गोरखपुर वाले या सोनौली के लोगों को पता है कि भैरवबाग कैसे जाया जाता है, वहां का लाइफ कैसे चल रहा है। काठमांडू के लोगों को पता नहीं कि भैरवबाग लाइफ कैसे चलता है, क्योंकि आज एक 1 बैग फर्टिलाइजर भी नेपाल अवेलेबल नहीं करा रहा है, सेंट्रली अवेलेबल नहीं, तो गांव में कहां से जाएगा। उसी तरह वहां के लोग 2 किलो चीनी लाते हैं, चाहे वहां पढ़ते हैं, चाहे बहुत सारे लोग गोरखपुर इसी कॉलेज में पढ़े होंगे, नेपाल के लोग जाकर पढ़े होंगे, जैसे हमारे यहाँ के लोग मुजफ्फरपुर, पटना, दरभंगा जाकर पढ़ते थे या बनारस जाते थे। तो इस चीज को क्या, दूसरी बात क्या है कि इंडिया भी धीरे धीरे टाइटन किया गया। मैं एक मेरा क्वेश्चन, मैं जेएनयू में पढ़ता था तो बार बार मैं कहता था कि आप कहते हैं कि नेपाली वी आर वेरी नंबर, आप जो चार्ज जेएनयू में $600 पर सेमेस्टर सोशल साइंस के लिए अमेरिकन से लेते हैं, जापानीज से लेते हैं, वही चार्ज नेपाली से लेते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अमेरिकन एंड जापानीज विथ नेपाली स्टूडेंट्स? अथवा साइंस में लेते हैं तो $850 पर सेमेस्टर, माने $1700 पर ईयर हुआ। तो $1700 यदि फी देकर जेएनयू पढ़ेगा तो वो क्यों नहीं ऑक्सफोर्ड जाएगा, अमेरिका जाएगा, ऑस्ट्रेलिया जाएगा। तो पहले जो एजुकेशन के जो लिंकेज थे, तो अभी की जो अपर मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो अब इंडिया नहीं जाते हैं, जो लोअर मिडिल क्लास है वो इंडिया जाते हैं, क्योंकि उनके पास चॉइसेस नहीं है, उनका एक्सेस नहीं है। तीसरी बात क्या है कि काठमांडू शुरू से ही यूरोपियन, अमेरिकन, हर एक मल्टीपल पावर सेंटर का हब रहा है, और जो यहाँ के जो रूलिंग एलीट है वो सबसे करते। मैंने ही एक डॉक्यूमेंट नॉर्वेजियन का सिग्नेचर विथ ड्यू सिग्नेचर था, नॉर्वेजियन एम्बेसडर और कनकमणि दीक्षित का, मैं राष्ट्र बैंक से लिया था, ये भी नहीं कि कोई अनऑथराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन से, कि कोई डॉलर एक्सचेंज करने के लिए वहां का परमिशन नहीं चाहिए। 7.5 करोड़ रुपया उसको दिया गया था हिमालय खबर पत्रिका के लिए, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीटली बैन on any foreign direct investment in media, and that is not any investment kind of in media. लेकिन उसने लिया, वो चलता है। फिर वही एलिट का रिलेशन फिर वहां से भी माननीय पार्थसारथी से भी है, अदर से भी है। तो हुआ क्या है कि कभी भी सेंटर स्टेज पर दोनों देश की पीपुल नहीं रही है जो बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। मेरा एक पॉइंट ये है, चाहे यूपी के लोग भी, बिहारी था, मुझे तो जेएनयू में बार बार आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि आई एम नॉट बिहारी, क्योंकि मेरा जो मदर टंग है बिहार के टंग से मिलता है। तो कहता तो बिहारी तो वहां गाली देता है, बिहारी इज काइंड ऑफ गाली इन दिल्ली। मेरा माय पर्सनल एक्सपीरियंस, बिहारी को बहुत नीचे ढंग से देखा जाता है। तो उसका क्या है कि तीसरी बात क्या है कि ये जो नेपाल भारत रिलेशन में चाइना कैसे हावी हुआ है, चाइना का एक हावी होने का कारण क्या हुआ कि एम्बेसडर पूरी, आप तो रिटायर हो गए हैं, वो बोलेंगे कि हाउ मच ड्यू अटेंशन ऑफ योर फॉरेन मिनिस्ट्री, एनएसए ऑफिस एंड पीएमओ लास्ट 3-4 साल में रहा, नहीं रहा, कंप्लीट एलूफ रहा, जस्ट डे टू डे नॉर्मलसी, नॉट ड्यू अटेंशन आई एम टॉकिंग। तीसरी बात क्या कहते हैं, लेकिन चाइना का ड्यू अटेंशन, क्योंकि उसने हर लीडर को मिलना शुरू किया, हर इतना ही नहीं, एम्बेसडर यदि मेन लीडर को मिलता है तो उसका फर्स्ट सेक्रेटरी किसी सेकंड मैन, और दे आर बिहाइंड द यूनिफिकेशन ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। उनको हुआ कि आइडियोलॉजी को पहले यूनिफाई करेंगे, उसके बाद इसको करेंगे। दूसरी बात कि नेपाल, आई एम वेरी फ्रैंकली टेलिंग कि नेपाल का जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है, नेपाल के इंटरनल रिसोर्स से नहीं चलता। पॉलिटिकल इकोनॉमी, आई एम टॉकिंग पॉलिटिकल इकोनॉमी, यानी इलेक्शंस, पॉलिटिकल पार्टी का पार्टी चलाना, चुनाव लड़ना। तो इस बात को चाइना ने काफी एक्सप्लॉइट करने की कोशिश किया, और उसको पिछले इलेक्शन में द ह्यूज इन्वेस्टमेंट, अब आकर बात खुल रही है कि कैसे इन्वेस्टमेंट हुआ, कैसे बिजनेसमैन के थ्रू किए, कैसे बुरी गंडकी प्रोजेक्ट किए। तीसरी बात क्या कहते हैं कि उसने जो दूसरा एस्पेक्ट मुझे जो लग रहा है कि इंडिया और यूएस का जो जितना एंगेजमेंट बढ़ रहा है, चाइना उतना ही ज्यादा एग्रेसिवली साउथ एशिया में आ रहा है। ईस्ट एशिया में भी आ रहा है, लेकिन साउथ एशिया में ज्यादा आ रहा है, चाहे वो बांग्लादेश में हो, चाहे श्रीलंका में हो, चाहे नेपाल में हो। और उसको लग रहा है कि नेपाल से ज्यादा हम इंडिया को निडलिंग कर सकते हैं। और कम्युनिस्ट पार्टी, तो प्रायोरिटी तो भारत की होनी चाहिए कि पहले उसको एलाई तय करने पड़ेंगे। कभी भी किसी का ऑल फ्रेंड्स कभी नहीं होता है, पूरे नेपाल ने इंडिया का दोस्त होगा, मैं नहीं मानता। तो उसको एलाई तय करने पड़ेंगे कि हमारे नेपाली कम्युनिस्ट है, कि मधेसी है, कि जनजाति है, कि कम्युनिस्ट पार्टी है, कि मधेसी दल है, ये सब वो तय करना पड़ेगा। साथ साथ क्या है कि
अब आप कहेंगे कि नहीं मैं माइक्रो मैनेज नहीं करूंगा, तो आपका जो अपोजिशन है या आपका जो कंपटीटर है जिससे आपका चाइना से इंडिया का राइवलरी चल रहा है, चाहे लद्दाख में हो, चाहे डोकलाम में पिछले बार हुआ हो, या और मोर्चे पे हो, तो आपको यदि वो माइक्रो मैनेज कर रहा है तो आपको बाध्यता, अंडर कंपल्सन आपको माइक्रो मैनेज करना पड़ेगा, अदरवाइज यू हैव नो चॉइस आपका। जहां तक नक्शे की बात की, नक्शे की बात यदि लास्ट ईयर 2019 के नवंबर में ही जिस समय निकली थी, उसी समय यदि इसको थोड़ा सा इंगेज किया जाता तो ये स्थिति नहीं आती, मेरा जो मानना है। लेकिन इंडिया कंप्लीट एलूफ कि जो करना है कर लो, क्या कर सकते हो। तो इससे क्या हुआ, उधर से चाइनीज पैम्पर करते रहा। और कम्युनिस्ट पार्टी का एक स्कूलिंग क्या होता है कि उनका जो शुरू का जो कैडर ही बनता है कि एंटी इंडियनिज्म पे उसका एजुकेट किया जाता है, उनकी ट्रेनिंग होती है, जो नेपाली को हमारी पार्टी में से नहीं होती है, हमारे दल में से नहीं होती है। हमारी पार्टी में कोई इंडिविजुअल हो सकते हैं इंडिया के अगेंस्ट में स्टैंड रखने वाले, लेकिन पार्टी की ट्रेनिंग उस ढंग से नहीं होती है। लेकिन उनके पार्टी की ट्रेनिंग होती है कि इंडिया इज एक्सपेंशनिस्ट, सिक्किम को बार बार सिक्माइजेशन करता है। वो कभी तिब्बतीकरण नहीं कहेंगे, तिब्बत को चाइना एनेक्स किया तो वो कभी नहीं कहेंगे, लेकिन सिक्किमाइजेशन एम्बेसडर पूरी वेल नोन, बिकॉज यहाँ 3 वर्ष रह कर गए हैं, कि तुरंत सिक्किम की बात उठाएंगे। तो इसलिए क्या कहते हैं, चाइना यदि आधा हमारा माउंट एवरेस्ट ले लिया, क्लेम कर चुका है, तो उस पर नहीं कहते हैं, लेकिन इंडिया के बहुत सारे बॉर्डर पर चला। तो ये यहाँ की माइंडसेट है कि इंडिया से हम डिफरेंट हैं। वो यानी जो स्मॉल और बिग सिंड्रोम जो होता है, जो नेपाल में एक तरह से इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स है, उस चीज को तो उस साइकोलॉजी को इंडियन एस्टेब्लिशमेंट को समझना पड़ेगा। यू हैव टू डील विथ दैट थिंग्स। दूसरी बात क्या है कि आप नेपाल के जो भी प्रोजेक्ट्स लेते हैं, उसका डिलीवरी रेट काफी पुअर है। जैसे मैं पंचेश्वर की बात करूंगा, आज पंचेश्वर ने ठीक मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 25-26 वर्ष हो चुके हैं, 25 वर्ष हो चुके हैं, 1996 के आसपास हुआ होगा। तो 25 वर्ष में वो प्रोजेक्ट का अभी तक डीपीआर कंप्लीट नहीं हुआ। इसी से दिखाई पड़, जबकि उस प्रोजेक्ट को करने के लिए तत्कालीन एम्बेसडर के भी राजन को कितने पावर बेलने पड़े उनको पता है, या उस समय के जो एस्टेब्लिशमेंट में रहे होंगे दिल्ली में उनको पता है। उसी कारण से उस समय की यूएमएल पार्टी स्प्लिट हो गई थी महाकाली टीटी को लेकर ही। लेकिन जो पंचेश्वर प्रोजेक्ट अभी तक नहीं बन पाया। इवन बहुत सारे जो फ्लड का, जो बिहार का इश्यू है, आज ही मैं देख रहा था हिंदुस्तान टाइम्स में, एम्बेसडर रंजीत का आर्टिकल में देख रहा था, उन्होंने अपना ओपिनियन दिया था कि फ्लड को कैसे कंट्रोल किया। बेसिकली 3 नदी के लिए, यानी गंडक, यानी कोसी, और उधर जो आपका शारदा, हमारे यहाँ दूसरा नाम है लेकिन उधर शारदा कहते हैं। तो ये जो नदियां हैं, या घाघरा, शारदा और घाघरा दोनों नदी को लेकर के जो बिहार यूपी, तो वो भी सेंटर का लेस प्रायोरिटी है। क्यों डूबता है तो बिहार डूबने दो, 2 महीना 3 महीना ह्यू एंड क्राई होता है, उसके बाद क्या मतलब, क्योंकि हर साल होता है फ्लड के समय 3 महीना ह्यू क्राई होता है। टीवी वाले भी काफी फ्लडिंग दिखाते हैं लोग का, बाद में फिर उस पर, लेकिन उसका एक ज्वाइंट वर्क होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। तीसरी बात यह है कि नेपाल के लोगों को ये लग रहा है, खासकर पॉलिटिकल सेक्टर में, कि इंडिया जो पिछला जो कमिटमेंट था उससे पीछे हट रही है, जो डेमोक्रेसी के प्रति था, इंक्लूसिव के बात। इंडिया इज नेवर बीन इकोनॉमिक पावर, नेवर बीन मिलिट्री पावर इन वर्ल्ड अफेयर्स, बट इंडिया हैव हाई मोरल पावर, हाई मोरल वैल्यू, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड एंड लार्जेस्ट इंक्लूसिव डेमोक्रेसी। तो इंडिया में, लेकिन वहां भी जो डेमोक्रेसी का जो मैंने श्रिंक हो रहा है, तो जब इंडिया में खुद डेमोक्रेसी नहीं तो दूसरे को कैसे कहेंगे यू शुड बी डेमोक्रेटिक, यू शुड प्रिवेल डेमोक्रेसी इन योर कंट्री। तो ये आप डबल स्टैंडर्ड नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो इंडिया लास्ट, खास करके इस बार चुनाव जीतने के बाद जो नई सरकार सिर्फ लोकल चीज पे फोकस है, वर्ल्ड फोकस कम है। तो इसी के कारण से नेबरिंग कंट्री में, चाहे बांग्लादेश के साथ प्रॉब्लम हो, यदि एनआरसी सीए नहीं आया रहता तो बांग्लादेश से प्रॉब्लम नहीं होता। बांग्लादेश से सबसे बेस्ट रिलेशन था शेख हसीना, जबकि वेरी प्रो इंडियन मानी जाती। खालिदा जिया इंडिया के नजदीक नहीं मानी जाती, लेकिन शेख हसीना, मुजीबुर रहमान, ये लोग तो इंडिया के नजदीक माने जाते थे। लेकिन अभी हाल ही में जो इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी गए हैं, उस चीज को इंडिकेट करता है। सो इंडिया शुड रीथिंक, इंडिया का जो पॉलिसी से मेकर है वो उनको रीथिंक करना पड़ेगा कि जो आप जो चाह रहे हैं उस तरह से नहीं चल सकती है। यानी इसके लिए आपको वहां की हालात भी समझना पड़ेगा। अब इंडिया में हिंदू कंट्री नहीं बन सकता है, नेपाल कैसे बन जाएगा? यदि नेपाल को बनाना था, यू शुड फर्स्ट मेक इंडिया हिंदू कंट्री, देन यू इम्पोज नेपाल बिकेम हिंदू कंट्री। उसी तरह तो प्रायोरिटी दिल्ली में शिफ्ट हो गया।
रिलीजन प्रायोरिटी है, मोनार्की प्रायोरिटी है कि नेशनल इंटरेस्ट प्रायोरिटी? नेशनल इंटरेस्ट का मतलब इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है, ट्रेड होता है, सिक्योरिटी इंटरेस्ट होता है। तो तीसरी बात प्रोफेसर संगीता बताएंगी, क्योंकि वो सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, उनका जो पीएचडी है सिक्योरिटी पे है, कि जो पहले जो नेपाल आर्मी से जो एंगेजमेंट था वो उतना एंगेजमेंट आज के दिन में नहीं है। क्योंकि मुझे जहां तक पता था कि जो भी आर्मी चीफ रहे हो, दोनों तरफ एक ऑनरेडी देने का एक प्रचलन भी था, कटसी था, वो भी अभी नहीं हुआ है। अभी के जो आपकी इंडिया के आर्मी चीफ उसके नेपाल में अभी तक मुझे नहीं लगता है कि उनको ऑनरेरी यानी जनरल की उपाधि दी गई। नंबर 2, एम्बेसडर डे टू डे काम में तो मिलिट्री अटैची करते थे, डिफेंस अटैची उनको कहा जाता है, वो करते थे, लेकिन कम से कम महीने 2 महीने पर इंडियन एम्बेसडर और आर्मी चीफ के बीच में डिनर या लंच होता था, तो आर्मी को लूप में रखने के लिए, जो आज के दिनों में मुझे नहीं लगता है। जो मैं जिस चीज से वाकिफ हूँ, मुझे नहीं लगता है कि दूसरी बात की ना आपके यहाँ के ब्यूरोक्रेसी में अच्छी दोस्ती रह गई ना, तो जो आप स्पेस लूज कर रहे हो चाइना कर रहा है। चाइना कोर्ट में इंटरफेयर कर रहा है, कोर्ट कंप्लीटली हमारे यहाँ की सुप्रीम कोर्ट, आई एम टॉकिंग सुप्रीम कोर्ट, वेस्टर्न के कब्जे में है। यूरोपियन अमेरिकन वहाँ बहुत सारे एनजीओ बहुत सारे प्रोजेक्ट के माध्यम से घुसे हुए हैं। नंबर 3 बता रहा हूँ कि जो आर्थिक आप यदि आपकी समस्या है तो आप सरकार से निपटे हैं, जनता को दिक्कत। आप उधर से एसएसपी बैठा रखे हैं, हमारे यहाँ से एपीएफ, दोनों वहां के गरीब जनता को 2 किलो चीनी ले आए तो 2 डंटे, 2 कपड़े खरीद कर ले आए तो अभी 2 डंटे। तो आप सफरिंग बॉर्डर के पर रहने वाले को है, यानी पीपुल को सफर करते हैं। जो बड़े लोग हैं तो प्लेन से सीधे दिल्ली लैंड करते हैं, उनको वहां भी जाकर के कितना भी खराब स्थिति रहता है, किसी के साथ लंच डिनर खाकर आ जाते हैं। उनके बच्चे अभी भी जो स्कूल वगैरह में भी, कन्वेंट में भी, चाहे दून स्कूल में पढ़े, चाहे दिल्ली में पढ़े, चाहे बेंगलोर में पढ़े, अपने भेज देते हैं। तो पीपुल के लेवल पे कभी नहीं सोचा गया, न नेपाल साइड से सोचा गया, क्योंकि नेपाल साइड के जो पीपुल है उनको अपना मानते नहीं है, मधेसी पीपुल है, जो यहाँ के रूलिंग एलिट है उसको अपना नहीं मानते हैं, इसलिए ये भी बॉर्डर कुछ नहीं की। और इंडिया साइड के भी जो पीपुल है उसको भी वो सेंट्रली पीपुल नहीं मानते हैं, पेरीफेरी बनाते। तो ये जो पेरीफेरी का जो प्रॉब्लम है और बढ़ते गया, और इसी बीच में जो वहां की जो इंस्टीट्यूशन वगैरह काफी डिफंक्ट हो गया। मुझे लग रहा है कि आज के दिन में इंस्टीट्यूशन इंडिया में काफी यानी कमजोर होते जा रहा है, यानी चाहे जो भी इंस्टीट्यूशन हो, तो उससे और दुनिया को लग रहा है कि आज पूरे दुनिया राइटिस्ट के वे में है। मैंने चाहे अमेरिका में ट्रंप के कारण से प्रॉब्लम हो, चाहे चाइना में शी जिनपिंग के कारण से प्रॉब्लम हो, चाहे चीन में क्या रशिया में पुतिन के कारण से हो, तो हर जगह, चाहे हमारे यहाँ ओली के कारण से हो, तो ये लग रहा है कि डेमोक्रेसी जो मिडिल सेंट्रिस्ट आइडियोलॉजी वाले जो है, जो मॉडरेट आइडियोलॉजी वाले, जो डेमोक्रेट आइडियोलॉजी वाले, उनका स्पेस श्रिंक करते जा रहा है, एक्सट्रीम आइडियोलॉजी वाली बढ़ते जा रहा है। तो इंडिया के पास अभी काफी चैलेंज है कि आप कैसे नेपाल को अपने फिर विश्वास में लेंगे, क्योंकि आज के दिन में पीपुल के लेवल पर विश्वास उठा हुआ है। फिर वहां की जो मीडिया है कंप्लीट गोदी मीडिया है, यानी बिना कुछ सिर पैर की काफी चीजें न्यूज चलाते रहते हैं, अपने ढंग से बनाते रहते हैं। अरे हम लोग को भी कभी कभी न्यूज देखने का मन होता है, लेकिन वहां का जो खुद न्यूज का जिस ढंग से प्रेजेंटेशन है, सिर्फ इंडियन मीडिया की सुधार की आवश्यकता है कि कम से कम वो बैलेंस और फैक्चुअल बात करें। फैक्चुअल बात नहीं करने पर क्या होगा, लोगों में इरिटेशन होता है, क्योंकि यहाँ तो जो लोग बैठे हैं वो तो फैक्ट देख रहे हैं। तो इसलिए एक चाइना का इंडिया नेपाल रिलेशन अभी जो बिगड़ने का 2-3 कारण है। एक तो इंडियन एस्टेब्लिशमेंट का अटेंशन कम होना, प्रायोरिटी कम होना, प्रायोरिटी द व्हाट इंडियन नेशनल इंटरेस्ट और रिलीजन और मोनार्की। नंबर 3, हर चीज पुराने गवर्नमेंट के, तो क्योंकि वो तो गवर्नमेंट की कंटिन्यूटी होती है। यदि 12 पॉइंट अंडरस्टैंडिंग को यदि इंडिया ओन नहीं करना चाहता है, या रिपब्लिकन या सेकुलरिज्म को ओन नहीं करना चाहता है, तो आपको आपको कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना पड़ेगा, उसके लिए फिर नया पीपुल्स अपराइजिंग करना पड़ेगा। क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत नहीं कि 2/3 से नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन को मेजर चेंज कर दे, चाहे रिपब्लिकन को चेंज कर दे या सेकुलरिज्म को चेंज कर दे, क्योंकि चेंज करने के लिए जो मिनिमम मोहलत होती है, जो पार्लियामेंट्री प्रोसेस होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का, 3 दिन का होता है, 72 घंटे का होता है। 72 घंटे में काठमांडू में काफी ह्यू एंड क्राई हो जाएगा, जिसको सरकार, कोई भी सरकार झेल नहीं सकती है। इसलिए मुझे लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू यदि किसी ने लिप सर्विस दिया, क्योंकि जो वहां बैंकॉक की मीटिंग हुई ओली और राम माधव जी की, या उसके बाद सरकार बनने से पहले सुषमा स्वराज जी का जो विजिट हुआ, जो सब एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल था। अब सरकार किसी की सरकार शेरवादी हुआ की थी, आती है लेकिन 10 दिन के बाद आती, 15 दिन के, 1 महीने के बाद आती, जब ओली जी प्रधानमंत्री बन जाते हैं।
आप सीधा एयरपोर्ट से ओली से म्युनिसिपैलिटी होटल जाते हैं। ये सब जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, तो ये सबसे भी एक तरह से अदर फोर्सेस को भी हुआ कि। तीसरी बात क्या है कि चाइनीज का जो इंटरवेंशन है सिर्फ नॉट ओनली नेपाल, जो साउथ एशिया में, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे बांग्लादेश में हो, चाहे श्रीलंका में, उसको कैसे टेकल करे, वो चीज इंडिया को चाहिए। दूसरी बात कि इंडिया की सरकार जो भी हो, उनको डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में ज्यादा जितना इंगेज्ड है और जिस तरह से चाहते हैं कि पोलाइज करके हम रखें, उससे शॉर्ट टर्म में सरकार तो बनती रहेगी, 2-3 सरकारें बनेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में इंडिया का लॉस होगा, क्योंकि इंडिया की क्रेडिबिलिटी पूरे वर्ल्ड वाइड में, क्योंकि हम लोग यूरोप अमेरिका जाते थे तो इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, यानी तो एक डेमोक्रेसी का जो सिंबल था इंडिया, आज उस सिंबल में कहीं ना कहीं डिग्रेडेशन हो रहा है, उस सिंबल में कहीं ना कहीं इमेज पे धक्का लग रहा है। और नेपाल में खास करके जो इन्वेस्टमेंट की बात होनी चाहिए, क्योंकि जो रोजी रोटी है, क्योंकि जो कल्चरल रिलेशन है वो भी घटते जा रहे हैं, मैरिज रिलेशन है वो भी घटते जा रहे हैं। मैंने उसका हाल ही में, क्योंकि हमारे यहाँ सिटीजनशिप बिल भी ऐसे ही यहाँ पर एक तरह से पेंडिंग है, लास्ट 3 ईयर से पेंडिंग है हमारे पार्लियामेंट में, क्योंकि मेरी कमिटी में था, उसमें भी काफी प्रॉब्लम है। तो इस तरह से बहुत सारी जो चीज है, चेंजिंग सिनेरियो में आप यदि इस बात को नकारेंगे कि नहीं ये पुराने सरकार की हुई चीज है इसलिए हम सब चीज को चेंज करेंगे, तो उससे हालात और बिगड़ेगी और उससे आप कहीं पे उससे मेरे ख्याल से फायदे नहीं होंगे। इसलिए जैसे मैं बताना चाहता हूँ, मैं पिछले बार भी 4 वर्ष एमपी रहा था, पिछले बार का टेन्योर ही 4 इयर्स का था, लेकिन मुझे जानकारी में 2-4 डेलीगेशन भी पार्लियामेंट्री डेलीगेशन। थोड़ा संक्षिप्त में, क्योंकि 1 घंटे का हमारा टाइम है, थोड़ा सा टाइम खत्म, तो मैं 5 मिनट में कंक्लूड करता हूँ, क्योंकि आपको मोर एंगेजमेंट की आवश्यकता है, पॉलिटिकल लेवल पे, सोशियो इकोनॉमिक लेवल पे, सोशल ग्रुपों को एंगेज करने की जरूरत है। जैसे बार बार हम लोग सलाह देते हैं कि जैसे पार्लियामेंट्री एक्सचेंज हो, अब वहां के लीडर लोग अपने को इतने बारे समझते हैं कि नेपाली लीडर से क्या बात करें, क्या जाए, क्या डेलीगेशन ले जाए, यहाँ को लोग रिसीव नहीं करना, रिसीव कर। लेकिन चाइना में मैं नहीं कहता हूँ कि वहां जाकर सब सी जिनपिंग से मिलकर आते हैं, लेकिन घूम घाम कर आते हैं, थोड़ा सा जीते 2-4-6 महीने तक चुप रहते हैं, उनके अगेंस्ट में तो नहीं बोलते हैं। लेकिन पार्लियामेंट्री डेलीगेशन हमारे यहाँ से जाने का इंडिया में खासी प्रचलन नहीं है, बहुत कोशिश के बावजूद भी हम लोग सफल नहीं हो पाते, कहते भी ले। तीसरी बात, जो सोशल डेलीगेशन है, इवन कल्चरल जो टाई है, जो खास करके जो बॉर्डर साइड में दोनों साइड यदि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा रहता, तो उससे भी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बॉर्डर में अच्छा नहीं है, ट्रेड भी उससे इफेक्ट पड़ता है। एक रक्सौल के साइड का जो हार्डली 15-20 किलोमीटर रोड आज 10 साल से नहीं बन पा रहा है, 10 साल से नहीं बन पाया, 15 किलोमीटर का पैच, तो इससे मुश्किल दिखा पाते। एक पोस्टल हाईवे जो मधेश का है, बाद में जाकर इंडिया नेपाल को हैंड ओवर कर दिया कि मैं कैश दूंगा, तो उसके लगभग 15-20 साल से उसके हिस्से चल रहे हैं जब भी डेट। तो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट से लेकर के बहुत सारे रेलवे वगैरह के जो मैंने लगता था कि वैसे पूरी के समय ही रेलवे का इनॉग्रल होगा, लेकिन आज के दिन तक नहीं हुआ है। मैं इतना आपको स्टोर करना चाह रहा हूँ, आज के दिन तक भी रेलवे का इनॉग्रल नहीं हुआ है, जबकि बन गया है लेकिन इनॉग्रल नहीं हुआ है। तो इस तरह से बहुत सारी जो चीजें हैं कि सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक फ्रंट पर इंडिया को ज्यादा नेपाल को इंगेज करने की जरूरत है। और नेपाल में जो चाइनीज जो है इंटरफेरेंस बढ़ गया है या माइक्रो मैनेजमेंट बढ़ गया है, तो आपको, जैसे उसने अपना एलाई तय किया है, इसलिए आपको भी अपना एलाई तय करना पड़ेगा। और जब तक एक कम्युनिस्ट पार्टी रहेगी, तो उनका अभी आज के दिन में कम्युनिस्ट का, जिससे सॉरी टू से, मैंने आई एम नॉट ए रिलीजियस पर्सन, तो मुस्लिम लोगों का मक्का होता है, अभी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए बेजिंग हो गया है। हर कम्युनिस्ट पार्टी का नेता चाहता है बेजिंग जाए, क्योंकि आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर, तो और खासकर चाइना इमर्जिंग पावर के रूप में, इकोनॉमिक पावर के रूप में होने के कारण से सब उधर जाना चाहते हैं, एक आइडियोलॉजिकल लीनिंग उनका है। तो देयर शुड बी, मस्ट बी 1 or 2 or 3 कम्युनिस्ट पार्टी, 2-3 कम्युनिस्ट पार्टी होगी, तब यदि एक चाइना के पास रहेगी तो एक इंडिया के पास रहेगी। दैट इज माय पॉलिटिकल व्यू। वेरी गुड। अब 2 कम्युनिस्ट पार्टी करते हैं हमरे। अब इफ यू डोंट माइंड, सो वी कैन गिव संगीता सम 20 मिनट्स। थैंक यू वेरी मच संगीता जी, क्योंकि टाइम का अभाव है, एंड आई बिलीव इट्स इम्पोर्टेंट। अमरेश ने आपको एक सेगवे तो ऑलरेडी दे दिया कि आप सिक्योरिटी उस्ताद हैं, दैट मेंट कि ही ओनली सेड कि लंच डिनर आर्मी चीफ से नहीं किए गए। अब आगे चलते हैं। अमरेश जी, आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स बोले। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपने बोली वो है लैक ऑफ तवज्जो। मे बी भारत जैसे, वी आर सीइंग एक्सपेंशन ऑफ इंडिया परहैप्स फॉर द फर्स्ट टाइम, becoming the 5th largest economy in the world, becoming greater global players. So it is possible, and you are possibly right, that
जो होता है तवज्जो नेबरहुड पे, वो फर्स्ट जरूर पॉलिसी है, लेकिन वो तवज्जो नहीं हुई। वेरी गुड पॉइंट मेड आउट। आपने कई लोकल इश्यूज के बारे में भी कहा, कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में कहा। मैं सिर्फ आपको इतना कहूंगा अबाउट कॉन्स्टिट्यूएंसी, भाई साहब ऐसे लगता है कि चाइना की तो सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी, आपकी पार्टी तो सर्टनली उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अब कम्युनिस्ट का मैं बाद में बात करते हैं। संगीता जी, द फ्लोर इज योर्स। थैंक यू। अमरीश जी ने काफी मुद्दे उठाए। अच्छा, मेरा प्रेजेंटेशन है इंडिया एंड नेपाल रिलेशंस, पॉलिटिक्स एंड परसेप्शन। उन्हीं की प्रेजेंटेशन से मैं इसको जोड़ती हूँ आगे कि भारत और जो नेपाल के संबंध है इसमें बड़े इंटरेस्टिंग फेज पे आ चुके हैं। ओली जी के साथ भारत का एक बड़ा खट्टा मीठा काइंड ऑफ स्वीट एंड सार रिलेशनशिप है। एक जमाने में ये समझा जाता था कि वो भारत के इतने क्लोज थे कि जब महाकाली ट्रीटी साइन हुई थी तो ओली जी ने बड़ा एक पॉजिटिव रोल अपनाया था, और जब वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो रिश्तों में कुछ ऐसी खटास आ गई, ऐसी दरार आ गई है, ओके, कि दैट यू सी अ डाउनवर्ड ट्रेंड इन द रिलेशनशिप। So that is how India and Nepal relationship have been earlier and आगे भी ऐसे रहेंगे। अब ये कब से शुरू होता है? मैं इसको 2014-15 के समय को मानती हूँ कि वो एक मार्कर है रिलेशनशिप के लिए। जब प्रधानमंत्री मोदी नेपाल गए थे 2014 में, तो उन्होंने वो पहले प्रधानमंत्री थे शायद जिन्होंने कि नेपाल की पार्लियामेंट को एड्रेस किया था, और बड़े कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे स्टेटमेंट्स दिए थे जैसे नेपाल अब युद्ध से बुद्ध की तरफ चला गया है, या उन्होंने ये कहा कि आप जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखें तो उसमें हर वॉइस का एक कंसेंसस होना चाहिए, एक समन्वय होना चाहिए। सो ही वाज सेइंग कि सारे स्टेक होल्डर्स को कॉन्स्टिट्यूशन में लेके चला जाए। इतना मोदी जी की का स्वागत हुआ था, और इतना लोगों ने जो उन्होंने कहा था उसको तारीफ की थी, इंक्लूडिंग माओइस्ट ने, कि ऐसा लग रहा था कि नेपाल पूरा मोदीमय हो गया है। ओके, फिर ऐसा क्या हो गया कि अब कि रिश्ते फिर नीचे या आने लग गए। आई थिंक कॉन्स्टिट्यूशन, नेपाल ने नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा 2015 में। इंडिया का क्या रेस्पॉन्स था? इंडिया ने कहा कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो स्टेटमेंट आई थी कि वी हैव नोटेड द प्रोमलगेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और उसी स्टेटमेंट में उन्होंने अपना कंसर्न भी जाहिर किया था। ये कहा था कि सेवरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री बॉर्डरिंग इंडिया कंटिन्यूज टू बी वायलेंट। भारत की 5 स्टेट्स हैं, प्रदेश हैं जो कि नेपाल के बॉर्डर स्टेट्स मान हैं, और अगर नेपाल में कुछ वायलेंस होती है कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के खास करके, तो उसका स्पिल ओवर इफेक्ट इंडिया पर भी आएगा। और तो एक ही स्टेटमेंट में आपने कॉन्स्टिट्यूशन, नया कॉन्स्टिट्यूशन आया है उसको नोट भी किया, साथ में अपने कंसर्न्स भी जाहिर करे। कॉन्स्टिट्यूशन लिखने से पहले, अडॉप्शन से पहले भारत से कुछ डिग्नेटरीज भी नेपाल गए थे। इनफैक्ट उस समय जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी थे श्री जयशंकर साहब, वो भी गए थे, जो इस समय हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं। नेपाल ने इसको एक इंटरफेरेंस के रूप में समझा था। अब जरा मैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताऊं कि क्यों भारत ने ऐसा ये सोचा था। यह नया कॉन्स्टिट्यूशन था क्या, क्यों लिखा गया था? नेपाल में बहुत सारे प्रोटेस्ट मूवमेंट्स चल रहे थे। मधेश, जहां से अमरीश जी हैं, इनके अपनी डिमांड्स थी। द डिमांड वाज कि इनको एक नेशनल रिकॉग्निशन ही नहीं मिलती थी, सिटीजनशिप के इश्यूज होते थे। जनजाति जो एथनिक नेशनैलिटीज हैं उनके एथनिक इश्यूज थे, उनको लगता था कि दे आर सबमर्ज्ड और दे आर मार्जिनलाइज्ड बाय द डोमिनेंट ग्रुप्स ऑफ, एज सर सेड, ब्राह्मण, क्षेत्री एंड नेवार ग्रुप्स। ओके, सो दे वर लुकिंग फॉर देयर ओन कल्चरल आइडेंटिटी। दलित वर्ग जो नेपाल का है वो अपने डिमांड्स को लेके इनफैक्ट दे वेंट टू द एक्सटेंट ऑफ सेइंग कि जो वो तो मोनार्की से ही माफी मनवाना चाहते थे, कि उन्होंने इस तरीके से रूल्स बनाए थे कि दलित को बिल्कुल ही एक दबा हुआ वर्ग बन चुका था। सिमिलरली महिलाएं, आई थिंक नेपाल इज द ओनली कंट्री इन साउथ एशिया जिसमें 50% पॉपुलेशन महिलाओं की है, और महिलाओं के अपने अधिकारों की बात है। तो ये सब ग्रुप्स जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट मूवमेंट्स थे, इनकी अपनी अपनी आवाज थी जो कॉन्स्टिट्यूशन में रिफ्लेक्ट नहीं हुई थी। तो जिस दिन, अच्छा 2008 में, अब कई साल माओइस्ट का पीपल्स वॉर चला, ठीक है, तो वी से दैट कि बहुत सारे तबके थे इन्हीं ग्रुप्स में से, प्रोटेस्ट मूवमेंट्स में थे, जो कि जिन्होंने माओइस्टों को भी सपोर्ट किया था। तो इन ए वे इन ग्रुप्स की जो आवाज थी उनको एक पॉलिटिकल स्ट्रेंथ माओइस्टों के पीपल्स वॉर ने भी दी थी। एनीवे माओइस्ट मेन स्ट्रीम में आ जाते हैं, जंगल वॉर कर रहे थे वो वहां से। 2008 में आपने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली सेटअप करी, 8 साल लगे, और बहरहाल उसके बाद आपका नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाता है। ओके, नए कॉन्स्टिट्यूशन ने
उन प्रोटेस्ट मूवमेंट्स जो थी उनकी कुछ कुछ आवाजों को तो इनकॉर्पोरेट किया था। ऐसा नहीं जैसे एस पुरी साहब ने कहा कि एक ये मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, लोगों की कई चीजों को वो ऐसे रिफ्लेक्ट कर रहा है जो शायद दक्षिण एशिया के बाकी कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं कर रहे हैं। उसके बावजूद भी लोगों में रोष था, लोगों में क्रोध था। किन लोगों में क्रोध था? सेम ग्रुप्स, मधेशी फेल्ट उनके अधिकार उसमें रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं, जनजाति फेल्ट द सेम वे। महिलाएं तो ऐसी हो गई थी, वो बेचारी चुप ही हो गई थी कि पहले बाकी लोग हल्ला करें तो फिर हम भी उस पर अपनी आवाज उठाएं। सेम वाज द केस विद दलित ग्रुप्स आल्सो। व्हेन ऑल दिस वाज हैपनिंग, बिलीव मी व्हेन आई से दिस, जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट होता है, आई थिंक 20 सितंबर 2015 की बात है, 19 या 20 की, उसी दिन काले झंडे लेकर के लोग सड़कों पे थे, जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे थे, वायलेंस हो रहा था उस दौरान। तो इसमें आई मीन यू नो बिकॉज लोगों की एक्सपेक्टेशंस ही फुलफिल नहीं हुए थे ये नए कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के। जब इस ये ही शायद भारत ने जो स्टेटमेंट दी थी उसमें यही जो एक जो नेपाल में नया पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर बन रहा था उसको वो रिफ्लेक्ट कर रहे थे कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, हम ये मान रहे हैं, बट एट द सेम टाइम ये एक कंसेंसुअल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। अच्छा, अब क्या होता है, मधेश ने एडवांटेज लिया, वो सबसे लार्जेस्ट पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग ग्रुप था एज कंपेयर टू बाकी ग्रुप। उन्होंने अपनी ज्योग्राफिकल लोकेशन का भी एडवांटेज लिया, भाई भारत नेपाल की सीमा में सबसे बड़ा तो मधेश का एरिया है। तो इन्होंने क्या, मोर्चा ने क्या किया, जो मधेशी मोर्चा था, उन्होंने बॉर्डर बंद करवा दिया। जब बॉर्डर बंद होता है, जो इकोनॉमिक ब्लॉकेट की हम बात करते हैं, गाड़ियां जानी बंद हो गई, ट्रेड अफेक्ट हो गया, एटसेट्रा, लोगों को परेशानी हुई, और वो परेशानी कई हद तक ज्यादा बढ़ गई क्योंकि उसी साल अर्थक्वेक भी आया था नेपाल में। अब देखिए, उस अर्थक्वेक में भारत ने काफी मदद की थी, इनफैक्ट इंडिया ने ही सबसे ज्यादा मदद करी थी इवैक्यूएशन में, रिकंस्ट्रक्शन में, एटसेट्रा एटसेट्रा। मगर जब ये हो रहा था, लोगों का मधेश की तरफ तो एक जो पहाड़ी पॉपुलेशन थी खास करके, उनका तो मधेश की तरफ एक एंगर था, मगर साथ में उनका भारत की तरफ भी एक एंगर हो गया। उन्होंने सोचा कि मधेशियों में खुद इतनी ताकत नहीं है कि ये बॉर्डर बंद कर सके, इनको भारत ने सपोर्ट किया है, ठीक है। अच्छा, दूसरा कारण ये भी था कि जो मधेशी लोग हैं उनको समहाउ पहाड़ में हमेशा ये देखा गया एज ए देयर इंडियन ओरिजिन मधेशीज, और ये अनफॉर्चुनेटली भारत के जर्नलिस्ट भी, भारत के एकेडमिशियंस भी, जब भी वो मधेशियों के बारे में लिखते हैं, यही लिखते हैं कि इंडियन ओरिजिन मधेशीज। एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंस, द परसेप्शन इज दैट यू आर अंडरमाइनिंग देयर लॉयल्टी टू द स्टेट इन दिस नेशनलिस्टिक डिस्कोर्स एज इफ दे आर आउटसाइडर्स। उनकी लॉयल्टी, उनकी जो are they Nepalis or are they not Nepalis? Why are they looking towards Delhi? They should be looking towards Kathmandu. Now, इस तरीके के इश्यूज नेपाल में फिर उठने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। एनीवे, नेपालीज तो कन्विंस हो गए कि ये जो ब्लॉकेड था ये भारत ने कराया था, और इसके कारण आप देखिए कि एक माहौल बन गया नेपाल में, जहाँ पे लोगों ने स्लोगनिंग करनी शुरू करी भारत के खिलाफ। एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा नेपाल में ने ज्यादा तूल पकड़ ली। अब ये किसने की, अगर आप देखें तो ज्यादातर ये पहाड़ी कम्युनिटी के लोगों ने करी थी, और इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, जो लोग ये आवाज उठा रहे थे कि ये भारत ने किया है, वो केवल कम्युनिस्ट नहीं थे, उसमें नेपाली कांग्रेस के लड़के भी थे, और उसमें राजावादी लोग भी थे। सब एक तरीके से कन्विंस होने लग गए थे। ये है कि जब 2 महीने 3 महीने हो गए, तब लोग, उन्होंने ओली साहब की तरफ भी अपना निशाना दागा और ये कहा कि भाई आपने क्या किया है। तब ओली साहब ने, प्रधानमंत्री थे, उन्होंने मधेशियों से बातचीत नहीं करी, उन्होंने ये जो देश के अंदर एक जो पॉलिटिकल टर्मोइल आया था उसको रिजॉल्व करने की कोशिश नहीं करी। उसकी जगह उन्होंने इसको एक ऐसा मुद्दा बना दिया कि ये भारत ने ब्लॉकेड किया है। तो आप देखिए कि वहां पे एक भारत और नेपाल के बीच में एक रिश्तों में खटास आनी शुरू हो गई। भारत सरकार ने हालांकि स्टेटमेंट्स दिए थे कि ये ब्लॉकेड हमने नहीं किया है, ये आपका नेपाल का अंदरूनी मामला है, ये मधेशों ने किया है। अब क्या होता है जी, भारत के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थे BN रेड्डी UNHCR में, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दे दी 2015 में कि आई एम जस्ट रीडिंग द स्टेटमेंट, द पीपल ऑफ नेपाल हैविंग एंड्योर्ड अ डेवास्टेटिंग अर्थक्वेक in 2015 are facing another tough challenge during the ongoing political transition. We are concerned over the lack of political progress. अब इसके खिलाफ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आता है नेपाल से।
अमरीश जी बार बार कह रहे थे कि भारत का एक मॉरल स्टैंड होना चाहिए डेमोक्रेसी को लेकर के, ठीक है। अब देखिए जी किस तरीके से नेपाल के अंदर उसकी उसकी प्रतिक्रिया होती है। ओली जी इमीडिएटली बोलना शुरू करते हैं कि जो नेबरिंग कंट्री है ये तो हमें बुली कर रही है, ये हमारे इश्यूज ये क्यों उठा रही है। अब अगर भारत डेमोक्रेसी की बात करेगा, लोगों के राइट्स की बात करता है, तो आप उसको सपोर्ट नहीं मानते हैं, आप उसको इंटरफेरेंस मानते हैं, ठीक है। कमल थापा जो राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के इनके पार्टनर थे और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, वो क्या स्टेटमेंट देते हैं, क्या नेपाल के पास इतनी भी अथॉरिटी नहीं है कि वो अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन ले सके। तो ये जो रेटरिक नेपाल में आपने पैदा किया उस समय, वो उसमें एक नेशनलिस्टिक ओवरटोन्स थी और वो नेशनलिस्टिक राष्ट्रवादी अंधराष्ट्रवादी बन गई, दैट बिकेम ब्लाइंड नेशनलिज्म, जो आपने एंटी इंडिया की तरफ धकेल दिया उसको। और ये पहली बार नहीं हुआ था, ये तो हमेशा से होता आया है। तो अमरीश जी आप मुझे ये बताएं कि भारत की कहाँ पे फ्रेंडली एडवाइस खत्म होती है और इंटरफेरेंस शुरू होती है, क्योंकि दिस इज अ डायलेमा फॉर इंडिया। इंडिया डज नॉट अंडरस्टैंड, क्योंकि आप एक मदद मांगते हैं, अब नेपाली कांग्रेस बोलेगी कि हमें इस पे मदद दीजिए, और अगर भारत ने कुछ कह दिया, एक स्टेटमेंट भी दे दी, इमीडिएटली दूसरे तबके खड़े हो जाएंगे कि नहीं जी ये तो इंटरफेरेंस हो रही है। और आज जो आप कह रहे हैं ना, अगर आपकी सरकार होती और आपकी जगह कोई एमएलए का या एनसीपी का व्यक्ति ये बात बोल रहा होता, तो नेपाली कांग्रेस ने एग्जैक्टली यही बोलना था जो आपने कहा है कि जी ये तो इंटरफेरेंस हो रही है। तो दिस इज समथिंग नेपाल हैज टू अंडरस्टैंड कि भारत की कहां पे दोस्ती है, कहां पे एक फ्रेंडली एडवाइस होती है और कहां पे वो इंटरफेरेंस हो रही है। यू गॉट टू अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार उसको तोड़ मरोड़ देते हैं। एनीवे आई मीन मैं दोषारोपण नहीं करना चाह रही थी, मैं बताना चाह रही हूँ कि यही एक पॉलिटिकल गेम, अंदरूनी गेम नेपाल के अंदर चलता है। एनीवे आप देखिए उसके बाद क्या है, राजा जब हटे तो जो पॉलिटिकल कनेक्शंस थे नेपाल के साथ वो थोड़े डिस्टर्ब हुए। हमने सोचा कि शायद डेमोक्रेटिक पार्टीज का, पॉलिटिकल पार्टीज के आपस में समन्वय बेहतर होगा, अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी या सामंजस्य होगा, वो नहीं हो पाया। शायद राजा या उससे पहले जो 30 साल पंचायत थी वो एक तरीके से कुशनिंग इफेक्ट दे रही थी कि नेपाल की पॉलिटिकल पार्टीज, कांग्रेस हो या कम्युनिस्ट हो, उनका वो और भारत की पार्टीज, दे हैड अ कॉमन गोल फॉर डेमोक्रेसी इन नेपाल। जब वो राजा हट जाते हैं, अब वो कॉमन गोल और कॉमन एजेंडा नहीं रह गया। तो शायद अब ऐसा लगने लगा कि यू आर हर्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ अ particular party which is in power. It could be any party. I'm not saying party A or party B. Okay. और दूसरा पॉलिटिकल पार्टीज, पहले मैं नेपालियों को कोट कर रही हूँ, आपके एकेडमिशियंस को कर रही हूँ कि राजावादी लोग या पंचायत के समय में एंटी इंडिया नेशनलिज्म को प्रमोट किया गया था। अब मैं देखती हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज, खास करके जिसमें अंदरूनी एक वीकनेस है या जो पावर स्ट्रगल है विद इन द पार्टी, वो भी एंटी इंडियनिज्म एज ए वेपन इस्तेमाल करने लगती हैं। तो हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूएशन सिमिलर काइंड ऑफ पॉलिटिकल गेम्स नेपाल में चलने शुरू हो जाती हैं। मगर पब्लिक परसेप्शन नेपाल में क्या है, ये कि भारत नेपाल के अंदरूनी पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करता है। कोई भी प्रधानमंत्री नेपाल में बनता है या उसका पावर से वो हटता है, तो प्रधानमंत्री बनना या हटना दोनों में भारत की मिनिस्ट्री की, एक्सटर्नल अफेयर्स की या एम्बेसी की भूमिका रही है। वो अलग बात है कि आजकल हम उसको चीन को उसको बीच में लेकर के आ रहे हैं। अब जब और शायद ये पॉलिटिक्स का नतीजा ये रहा है कि बड़ा आसानी से हम लोगों को उकसा सकते हैं, उनको एक स्ट्रीट पॉलिटिक्स में लेकर के आ सकते हैं। आपने भारत का नारा लगाया और लोग एकदम से इकट्ठे हो जाते हैं और खड़े हो जाते हैं। ओली जी को इसका फायदा हुआ। 2015 में जब मधेशियों ने ब्लॉकेड किया, तो लोगों की जो रोष था, लोगों का गुस्सा, जो खास करके पहाड़ी वर्ग का था, उन लोगों का भारत की तरफ होता, जिसका फायदा ओली जी को हुआ। उन्होंने तो मधेशियों को साइडलाइन कर दिया था, एज आई सेड अर्लियर। दूसरा चीज जो नई ट्रैजेक्टरी इस रिलेशनशिप में होती है, अब उन्होंने चीन को एक बैलेंसर के रूप में लेकर के आए। अब ये चीन पहली बार नहीं आया है। अगर आप देखें तो 1955 के बाद से चीन ने आना शुरू कर दिया था नेपाल में, और वो 1960 से जो ये पंचायत रूल था तब से लेके 90 तक तो वो बहुत स्ट्रांगली था। मगर चाइना का क्या था, चाइना हैड एक्सेप्टेड मोनार्की एज अ स्ट्रांग पॉलिटिकल फोर्स। ठीक है, उस समय आप देखिए जब किंग महेंद्र भी पावर में थे, वो क्या कहते थे,
तो कहते थे वी वांट टू हैव इक्वल डिस्टेंस बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, इंडिया एंड चाइना। ये इक्वल डिस्टेंस कैसे हुआ? जब आपका भारत के साथ, आपने कहा रोटी बेटी का संबंध है, ठीक है, वो पॉलिटिकली ट्रांसलेट नहीं हुआ एज अ सेपरेट इशू, बट बिटवीन द पीपल बॉर्डर इज ओपन। आई थिंक ओपन बॉर्डर क्या था, उसी रोटी बेटी का तो एक एक्सटेंशन था ना, कि आपने बॉर्डर ओपन किया था। क्या चीन के साथ ऐसा रिश्ता है? कई अपने अग्रीमेंट साइन किए। आपने कहा अभी कि भारत के और आर्मी चीफ और नेपाल के आर्मी चीफ एक दूसरे के सेरेमोनियल चीफ्स हैं, वो रिश्ता तो आपका चीन के साथ नहीं है। तो इक्विडिस्टेंस कैसे होता है? वो हमें भारत को शायद समझ ही नहीं आया। और आप सही बोल रहे हैं कि इक्विड नेपाल इज अ sovereign independent country. It can develop relations with any country it wants to, but at the same time it has to also understand the dynamics and relationship it has with country A and country B. You cannot develop relationship with one country at the expense of another country. Okay, अगर आप चीन के प्रोजेक्ट्स भारत की बॉर्डर के पास देना शुरू करते हैं तो वो एक कंसर्न होता है। Okay, anyway, आगे बढ़ते हैं। 5 minutes please. No sir, you got to give me a little more than that. 7 minutes चलिए। Okay, so okay, and then जब वो अब ये 2015 के अंदर ओली जी ने जब चाइना की तरफ रुख अपनाया, उन्होंने अग्रीमेंट साइन करे, खास करके ये पेट्रोलियम से रिलेटेड की 1000 मेट्रिक टन पेट्रोल आएगा, नहीं आ पाया। क्यों? क्योंकि भाई 2013 में लैंडस्लाइड भी हुई थी, सिंधुपाल चौक वाला वो रूट जो था वो खराब भी हो गया था, तो इतने पेट्रोल आ नहीं सक रहा था। ठीक है, ओली जी बाद में दोबारा चीन जाते हैं और 10 अग्रीमेंट साइन कर लेते हैं कि, और अब ये जानते हुए कि जो समुद्र चाइना से सामान समुद्र के तट से आता है, जो कैलकाटा पोर्ट के थ्रू जाता है, वो ज्यादा सस्ता होता है उनके लिए और ज्यादा, बट आपने ऑल्टरनेटिव रूट की बात करनी शुरू कर दी। क्यों करी? क्यों? मुझे लगता है वो इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव फैक्टर नहीं था। Nepal was taking care of its geostrategic concerns, and Nepal was playing that kind of politics with India. Anyway, ओली जी की सरकार 2016 में गिरती है, जब उन्होंने खुद रिजाइन किया, नो कॉन्फिडेंस मोशन उनके ऊपर आ रहा था। नेपाल की वो एक अंदरूनी पॉलिटिक्स थी। ओके, ही वाज गेटिंग अपोज्ड बाय नेपाली कांग्रेस, उनको मधेशी पार्टीज अपोज कर रही थी, उनके अपने कोएलिशन पार्टनर्स ने उनको छोड़ दिया था, मगर उनकी जो स्टेटमेंट्स थी वो ये थी कि मुझे इसलिए हटाया गया है क्योंकि ये भारत ने रिमोट कंट्रोल किया था। उसमें भी उन्होंने भारत को एक दोषी माना, और वो आज तक ये एक पर्टिकुलर एंगर अपने अंदर रखे हैं कि 2016 में उनकी सरकार इसलिए गिरी थी क्योंकि भारत ने उसको गिराया था। एक इंटरेस्टिंग फेज जो नेपाली पॉलिटिक्स में ये आया कि एमाले और माओइस्ट सेंटर ये दोनों मर्ज कर गए 2018 में। ओके, एंड कहा जाता है कि इसमें चीन का एक बड़ा हाथ था। उन्होंने ये लेफ्ट, और अगर शायद ये दोनों एक साथ नहीं आते और एनसीपी नहीं बनती तो शायद 2018 के इलेक्शन में नेपाली कांग्रेस इलेक्शन जीत भी जाती। ठीक है, चाइना अब नेपाल की जो पॉलिटिक्स है उसमें घुस चुका है। ठीक है, मगर ओली जी को 2018 के इलेक्शन के बाद फिर से आप देखिए कि उनको अपोज किया जाने लगा। कहते हैं कि उनके और प्रचंड साहब के बीच में एक जेंटलमैन्स प्रॉमिस था कि 2.5 साल ओली जी प्रधानमंत्री रहेंगे, 2.5 साल प्रचंडा साहब रहेंगे प्रधानमंत्री। ठीक है, दूसरा 1 मैन 1 पोस्ट का इशू था। उसके अलावा बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी उनको क्वेश्चन करने लगी, अभी तो कोविड के ऊपर ही उनको क्वेश्चन करती हैं। ठीक है, ओली जी ने इन सब इश्यूज पे ध्यान नहीं दिया। वहां पे तो देखिए, उसी जब ये पॉलिटिकल टर्मोइल चल रही थी, चाइनीज एम्बेसडर इंडिविजुअली नेपाली नेताओं को, जो लेफ्ट के नेता थे, उनको मिल रही थी। ठीक है, सो यू सी द एक्टिविज्म दैट चाइनीज एम्बेसी हैज राइट नाउ इन नेपाल। मगर ओली जी ने क्या किया? 2 अमेंडमेंट लाने की कोशिश करी। अब आई विल नॉट गेट इन, सॉरी, 2 ऑर्डिनेंस लाने की कोशिश करी। एक तो यही था कि वो पार्टीज अगर अपने को स्प्लिट कर सकती हैं तो वो जो 40% का उनका एक रूट था, और दूसरा उनका अमेंडमेंट था कि वो खुद कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल मीटिंग को कन्वीन कर सकते हैं विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑपोजिशन लीडर। ओके, एंड भारत ने तब तक मैप लेके आया। ये मैप क्या था? आपकी भारत ने एक्सटर्नल टेरिटरी को तो चेंज नहीं किया था, केवल जम्मू कश्मीर की टेरिटरी जो थी उसको सेपरेट मार्क किया गया था कि भाई लद्दाख अब यूटी बन गया है और जम्मू एंड कश्मीर एक सेपरेट यूटी है, लद्दाख सेपरेट एंड ये एक सेपरेट बन गया है। मगर नेपाल से
ओली जी ने स्लोगन्स देने शुरू किए, स्टेटमेंट्स आनी शुरू हो जाती हैं कि नहीं, भारत ने तो नेपाल के लिपु लेक काला पानी इलाका लेना शुरू कर दिया है। कुछ महीने के बाद ही लिपु लेक की तरफ जो रोड जा रही थी उसका इनॉग्रेशन होता है। व्हाट हैज हैपेंड? इमीडिएटली नेपाल में इतना बड़ा बवाल होता है जैसे भारत ने नेपाल की सीमा को अपने अंदर ले लिया है या उस पे अतिक्रमण किया है। शायद 2015 की जो एक इमोशंस थे लोगों के बीच में वो अभी फ्रेश थे, सो इट वाज इजी फॉर नेपाल गवर्नमेंट टू rouse the public sentiments. Again, I feel, why was Nepal doing all this? They are trying to assert their sovereignty and their independence from India. Okay, right now, Oliji was doing it. Had it been some other government in power which was getting opposition from either intra-party or inter-party feud, possibly they would have done something like this only. So this is a mechanism that Nepali politics has been involving and indulging in. Okay, आपने so I think अगर हम इसमें परसेप्शन की बात करें तो 2-3 चीजें मैं बोलना चाहूंगी कि पहले नेपाल इक्विडिस्टेंस की बात करता था, फिर एक ऐसे समय खास करके 2018 के बाद जब ओली जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कहना शुरू किया कि नेपाल वांट्स टू एक्ट एज अ ट्रांजिट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। अब वो शायद वो भी स्लोगन्स भूल गए हैं, अब वो कहते हैं कि जी मैं पूरी तरफ चाइना की तरफ ही जा रहा हूँ। सो दैट इज समथिंग, अगर आप ये कहें कि भारत को अपनी पॉलिसी ठीक करनी, आई थिंक नेपाल ऑल्सो शुड नो कि उनको किस तरीके से भारत के साथ अपने संबंध बनाने हैं। नेपाल asymmetrical. 3-4 minutes, that's it. I concluded. I think भारत को थोड़ा नुकसान ये हुआ कि 17 साल तक हमारा कोई प्रधानमंत्री नेपाल नहीं गया था। सो शायद जो पॉलिटिकल कनेक्टिविटी थी दो देशों के बीच में वो ढीली पड़ गई थी, वो फीकी पड़ गई थी। और उस समय हम देखते हैं कि कई एजेंसीज थी, एज अमरीश वाज आल्सो सेइंग, शायद वो उसमें एक्टिव हो गई। दूसरे यंगर जनरेशन इन नेपाल, भले ही वो जनता की तरफ से हो या पॉलिटिकल लीडर्स की तरफ से हो, वो बहुत असर्टिव है, वो एक इंडिपेंडेंट है। उनको किधर से भी देश को अगर फायदा मिलता है, इकोनॉमिकली फायदा मिलता है, तो दे विल गो देयर इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स। दे आर नॉट वेरी एनामर्ड बाय इंडिया। जहां तक रोटी बेटी का रिश्ते का सवाल है, ये नेपाल की तरफ से आवाज आती है कई लोगों की, अमरीश जी आपकी नहीं, कि ये एक रेटरिक है। ओके, बेटी का तो संबंध ओली जी जान के थोड़ा डिस्टॉर्ट और थोड़ा डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे थे बाय ब्रिंगिंग दिस सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, जिसमें नेपाली कांग्रेस ने भी उसको अपोज किया कि आप क्या कर रही हैं। ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा अगर किसी को इसमें हर्ट होता तो शायद मधेश की जनता को होता। दूसरा, जब रोटी की बात है, आई थिंक रोटी को अब ये कल्चरल नेपाली जो ये इस समय एनसीपी के लोग हैं, ये कल्चरल उससे हटा करके उसको इकोनॉमिक फैक्टर में लेकर के आ रहे कि रोटी मतलब, अरे नेपाल के लोग तो गल्फ भी जाते हैं, तो क्या हमारा रोटी का संबंध उनके साथ भी है? जो रिश्ता होता है वो एक तरफा नहीं होता है। आई थिंक सो फॉर मी रोटी और बेटी दोनों ही एक कल्चरल कॉनोटेशन में देखे जाने चाहिए। हालांकि ये बात जरूर है कि ये दोनों लोगों के बीच में है, वो एक पॉलिटिकल रियलिटी नहीं बन सके, और इसमें चूक दोनों देश के नेताओं की है, एक की नहीं है इसमें। ओके, एंड दैट इज वेयर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हम उस चीज को आप सशक्त बनाएं, उसको आप मजबूत बनाएं, और अमरीश जैसे जो यंग नेता है इसमें इनका बहुत बड़ा हाथ होना चाहिए। समय की कमी के कारण आई स्टॉप हियर। संगीता जी, थैंक यू वेरी मच। लेट मी से 1 or 2 थिंग्स। आपने बहुत अच्छे और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स कुछ ना कुछ तो अमरीश को जवाब देते हुए कुछ अदरवाइज एक्सप्लेन किए, वेरी इंटरेस्टिंग। लेट मी जस्ट मेक वन लिटिल पॉइंट यू। 2019 के एंड में जब ये इंडिया की सीरीज 9 मैप के खिलाफ नेपाल में भड़का हुआ, तो आपको मैं बताऊं, ये ओली जी ने नहीं किया, ये नेपाली कांग्रेस ने किया, क्योंकि इनको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा था। तो आपने बिल्कुल सही कहा, ये दे आर ऑल चिप्स ऑफ द सेम ब्लॉक। अमरीश जी इज नॉट चिप ऑफ दैट ब्लॉक, ही इज जस्ट अटैच्ड टू दैट ब्लॉक, वो अलग बात है। नेपाल में जो एथनिक डिविजन्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वो है असल में इशू नेपाल में। चाइनीज को तो वहां आमंत्रित किया जा रहा है। अरे भाई, ऊपर की लोता पोती तो सभी लोग करते हैं, चाहे आप विजिट्स पे बुलाइए या गिफ्ट दीजिए या जो मर्जी और करिए, तो सभी लोग करते हैं, सभी कर रहे हैं, और चाइनीज सारी जगह ही कर रहे हैं। लेकिन नेपाल में तो लोग कहते हैं फ्री पास उनको दिया जा रहा है,
और ये सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी नहीं, वो तो एक मुद्दा मिल गया कि कम्युनिस्ट पार्टी को आप ये कहिए कि हमारी आइडियोलॉजिकल लिंक्स हैं, दूसरे लोग कोई कम करते हैं। अब अमरीश जी ने खुद ही बता दिया कि उनके अलावा सिर्फ एक ही है उनकी पार्टी थी जो नहीं कर, तो और मेरे को कुछ खास कहने की जरूरत नहीं उसके बारे में। लेकिन आई थिंक दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपने दोनों ने लिए। अविनाश जी ये बताइए, कोई सिस्टम है कुछ क्वेश्चंस वगैरह लेने का? हाउ डू वी गो अबाउट इट, या शुड आई से समथिंग एंड दैट्स द एंड ऑफ द वेबिनार? जी सर, जी, प्रश्न अविनाश जी। जी सर प्रणाम। चैट बॉक्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं। चैट बॉक्स में आप क्वेश्चन चाहेंगे कि कुछ क्वेश्चंस लिए जाएं? जी क्योंकि अब सिर्फ हमारे पास 15 मिनट रह गए हैं, जी, तो कुछ प्रश्न उसमें से सर आ जाए जो आपको तो लगता अगर है। आप लोग बताएं कौन से वाले आप लेना चाहेंगे। मैं तो नहीं सर, इनको सुन रहा था। आपके चैट बॉक्स खोलेंगे नहीं, सर, मैं तो उसमें जो आप नो, नो, चाहें। नो, तो ऐसा है, आप में से किसी ने, अगर राहुल जी किसी ने एक दो क्वेश्चन चूज किए हैं, एक अमरीश जी के लिए, एक संगीता जी के लिए, वो आप चूज करिए इतनी देरी में। आई जस्ट वांट टू मेक सम सर जनरल एक मिनट सर, सॉरी सर, एक मिनट में तेज प्रताप आज जी। जी हाँ, हाँ, ये आपका सर फ्लैग बहुत अच्छा है जो आपने सीट पीछे रखा हुआ। तो सर आप एक बार क्वेश्चन ले लें, जो लोग हैं पूछ लें सीधे, उसके बाद फिर चैट बॉक्स से क्वेश्चन तो ले लेंगे आप एक बार। बोलिएगा क्वेश्चन, कोई एक दो क्वेश्चन लीजिएगा क्योंकि हाँ, समय का अभाव है। लीजिएगा क्वेश्चन, आप बताइए कौन से क्वेश्चन है। एक संगीता जी से शुरू करिएगा क्वेश्चन। अमरेंद्र त्रिवाड़ी जी, तिवारी जी बोलिएगा। हाँ सर, मेरा प्रश्न प्रोफेसर थपलियाल या प्रोफेसर संगीता थपलिया जी, हाँ बोलिए। अमरेंद्र जी आपकी आवाज कट रही है। I think इन्होंने क्वेश्चन लिखा हुआ है. What he's saying is that in the present situation, how should the relations of the two countries be improved beyond the border disputes? अच्छा, तो संगीता जी के लिए और किसी का यस मैम, सवाल है? यस मैम, यस मैम। यही अमरेंद्र जी क्वेश्चन है. आपका सवाल सुन लिया, और कोई है जो संगीता जी से सवाल करना चाहता है? नो वन। हाँ, आप नहीं, संगीता जी आप इसका जवाब दीजिएगा, so that we'll give somebody, everybody a little chance. बताइए। या दोनों देश का प्रेजेंट सिचुएशन में आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, एक दो इश्यूज हैं जिसको लेकर के, जैसे अभी बॉर्डर इशू है, तो वो पूरे सारे रिश्तों पे हावी नहीं होने चाहिए. भारत का नेपाल का जैसे ट्रेड रिलेशन चल रहा है, वेलफेयर स्कीम्स चल रही हैं, तो अब आपके कल्चरल कनेक्शंस चल रहे हैं, वो चलते रहने चाहिए. एक चीज, अगर कोई भी एक पर्टिकुलर इशू है जिसपे कि थोड़ा स्ट्रेन हो जाता है या जिसमें कि डिस्प्यूट हो जाता है, तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि सारे ही रिश्ते खराब हो गए हैं. यू नो, वी शुड नेवर जनरलाइज फॉरेन पॉलिसी. इट डजंट वर्क लाइक दिस. एंड दूसरा मैं कहना चाहूंगी कि व्हाटएवर प्रोजेक्ट्स वी आर वर्किंग ऑन, उसको आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए. बिकॉज अमरीश जी की वो शिकायत थी, तो उसको इम्प्लीमेंट जरूर करिए. और नेपाल भी देखना चाहिए कि वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हर प्रोजेक्ट की एक एक अपनी अपनी कॉम्प्लेक्सिटी होती है. कभी आप जमीन नहीं देते, कभी कई कारण हैं, यू नो, आई डू नॉट वांट टू गेट इनटू दैट. सो अगर दोनों देशों में ये अंडरस्टैंडिंग है कि हमें आगे बढ़ना है, तो वो हमेशा रिश्ते मजबूत होंगे और सशक्त होंगे. संगीता जी आपने बहुत अच्छा कहा. देखिए, डेवलपमेंट पार्टनरशिप तो एक इंडेलेबल पार्ट है भारत नेपाल की जो कूटनीतिक और स्टेट टू स्टेट रिलेशनशिप, और इनमें आप बिल्कुल सही कहा, देयर इज अ परसेप्शन, और ये परसेप्शन को आगे बढ़ाया भी गया है. मैं आपको पिछले कुछ सालों का बता दूं, 2 इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जिससे नेपाल की करीब 90% एक्सटर्नल ट्रेड होती है, वीरगंज और विराटनगर भारतीय असिस्टेंस के साथ बने और चालू हो गए हैं. ऑयल पाइपलाइन 6 महीने अहेड ऑफ शेड्यूल कंप्लीट हो गई है, और ट्रांसमिशन लाइंस आज नेपाल 600 मेगावाट पावर इंडिया से इंपोर्ट करता है. ये सब बिल्कुल रेडी हो गए हैं, ये सब टाइम से आगे शुरू हो गए. पहली बारी एक लार्ज हाइड्रो प्रोजेक्ट अरुण 3, एक्चुअली उसमें 25-30% काम हो गया है. तो there are issues, nobody says there are no issues, but many things are going forward. In fact, जिनके बारे में आप तुलना में बात करते हैं, चाइनीज एक रिंग रोड बना रहे हैं नेपाल के पास, काठमांडू के आले द्वाले, वो 25 साल से बन रही है और अभी भी वहां पर कुछ नहीं हुआ. ठीक है, उनके एक दो प्रोजेक्ट्स हैं, वो हो गए आगे, लेकिन उससे हमारे बहुत ज्यादा आगे गए हैं, देव गौना.
ये परसेप्शन क्रिएट किया जाए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमें अपनी टार्डीनेस को नहीं बदलना चाहिए। दैट इज अ वेरी वेल नोन एंड वेरी वेल सेड पॉइंट, आई थिंक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मैं आपके साथ दूसरी चीज पे बहुत सहमत हूँ कि इंडिया नेपाल रिलेशंस आर रिलेशंस इन कंटिन्यूअम, ट्रेड, इकोनॉमिक टाइज, डेवलपमेंट पार्टनरशिप, लोगों की ये तो चीजें चलती रही, लेकिन कूटनीतिक और स्टेट टू स्टेट रिलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दे हैव द एबिलिटी टू डिसरप्ट दिस पीपल टू पीपल लिंक्स, and we must therefore also work on them. The ball in various ways is in the Nepalese courts. प्रधानमंत्री ओली ने हमारे प्रधानमंत्री जी को 15 अगस्त में फोन किया, आप उसके बाद वो ओवरसाइट मैकेनिज्म की मीटिंग हुई, so some steps are there. लेकिन जो बड़े मुद्दे हैं, जो मेन इश्यूज हैं, वो वाले जो इश्यूज हैं, तो नेपालीज को अपने आप उसको इंटरनलाइज करना पड़ेगा। अब तेज प्रताप जी, लेट्स हैव समथिंग नाइस एंड स्ट्रॉन्ग एट अमरेश। बताइए, एक सवाल दीजिए, आप अपनी तरफ से एक सवाल करिए उन्हें, चलिए। अमरेश जी के लिए सर सवाल पहले से चैट बॉक्स में है, उसमें जिसने पढ़िएगा उसको, हाँ, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। सर एक प्रश्न आ रहा था, डॉक्टर कृष्ण कुमार जी, पढ़िए पढ़िए। जी जी, बोलिए। कि भारत नेपाल संबंधों पर क्या रणनीतिक जो मुद्दे हैं वो उसके सांस्कृतिक मुद्दों पर भारी पड़ रहे हैं? क्या ऐसी स्थिति आ गई है कि भारत नेपाल संबंधों पर जो उसके सांस्कृतिक या कल्चरल वैल्यू है उस पर उसके डिप्लोमेटिक वैल्यू ज्यादा ओवर कोट कर रहे हैं या अभिभावी हो गए हैं? अमरेश सर से ये प्रश्न है, थोड़ा उसे स्पष्ट करें। कृष्ण कुमार जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और टाइमली सवाल भी, कि अब हमको राम जन्म स्थान कहीं और तो नहीं ढूंढना पड़ेगा। अमरेश जी जवाब दीजिए। मैं अमरेश क्या कहता हूँ, इनका सवाल, जैसे एक जो सवाल लिख करके जो चैट बॉक्स में था उसका भी मैं जवाब दे देता हूँ, जो शायद रेज नहीं किए हैं, कि बीजिंग इतना हावी हो गया है कि यानी इंडिया के रिलेशन बिगाड़ने में वो लिखे हुए हैं, और एमसीसी का पैसा क्यों नहीं नेपाल गवर्नमेंट ले रही है, ये हमारे चैट बॉक्स में देख रहा हूँ सवाल है। मैं दो चीज बताना चाह रहा हूँ। एक, आप सांस्कृतिक संबंध कर रहे हैं, सांस्कृतिक संबंध के लिए किसने क्या किया? मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे सांस्कृतिक संबंध, क्रिश्चियन ने बहुत सारे मिशन हॉस्पिटल बनाए, बहुत सारे मिशन स्कूल बनाए। मैं पूछना चाहता हूँ, इंडिया के कोई भी बड़े ट्रस्टी नेपाल में हॉस्पिटल बना दिए कि स्कूल बना दिए? सांस्कृतिक संबंध सिर्फ कहने से होगा? जैसे मेरा लड़का है, बहुत अच्छा है, मेरे साथ है, लेकिन आप उसको पढ़ाने में कितना मदद किए, मैंने उसको कपड़े खरीदने में कितनी मदद की, उसको कहाँ घुमा? मैं इसलिए क्या कहते हैं कि आप जो सांस्कृतिक संबंध है उससे तो वो तो नहीं, संबंध डिसाइड हो रहा है काठमांडू और दिल्ली के बीच, जिसको संस्कृति से कुछ लेना देना नहीं है। संस्कृति का लेना देना तो कॉमन पीपुल को है, जनता के है। जनता की बात ना आपकी सरकार सुनती है ना हमारी सरकार सुनती है। एक बात मैं बड़ा प्रश्न रूप से कहना चाहता हूँ, जनता की बात सुनती तो ईपीजी का जो रिपोर्ट आया है वो एकदम जैसे आपके यहाँ पहले लोग कहते थे मुस्लिम तुष्टिकरण नीति, उसी तरह पहाड़ी तुष्टिकरण नीति के तहत आ गया है, क्योंकि तुरंत जल्दी में नेपाल से रिलेशन सुधारना है ब्लॉकेट के बाद, और क्या कहते हैं कि इसलिए सभी पहाड़ी कम्युनिटी को रख दे, जो चाहे तो बॉर्डर को बंद करने की बात की है। बॉर्डर तो आपके 1947 के बाद ओपन नहीं हुआ, इवन ब्रिटिश इंडिया के समय भी था, मुगल काल में भी ओपन था। जब से नेपाल और इंडिया का अस्तित्व है तब से बॉर्डर ओपन है। ये आपकी गिफ्ट नहीं है कि आपने ओपन कर दिया, लेट मी से वेरी फ्रैंकली। इसलिए आप जो हर चीज को एक दान की तरह कहते हैं कि हमें दान दिए इसलिए आपको नहीं, ऐसे नहीं। यहाँ पीपुल, यहाँ के लोग स्वाभिमान चाहते हैं, एक रिकॉग्निशन चाहते हैं, अपनी आइडेंटिटी चाहते हैं। मैं संगीता मैडम वो थोड़ा एज ए इंडियन स्टैंड रखिए, मैं आपको थोड़ा सा फ्रैंक पार्ट बता देता हूँ। आप जो जयशंकर की बात की है, जयशंकर कब आए थे? कॉन्स्टिट्यूशन साइन होने के बाद। मैंने उनको पर्सनल कहा था, यू विजिट लाइक ए डॉक्टर्स विजिट आफ्टर द डेथ ऑफ द पेशेंट। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन साइन हो गया था, सिग्नेचर करने वाला मैं भी बोल रहा हूँ, मैं भी था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का मेंबर, और प्रोमुलेशन और सिग्नेचर के बीच में जो 3-4 दिन का गैप था, उस गैप में आए थे। तो आप जब कॉन्स्टिट्यूशन साइन हो गया तो कौन कहेगा कि नहीं अब ये प्रोमुलेट नहीं होगा? जो ऑलरेडी 90% लोगों से साइन हो गया है, तो आप नहीं रोक सकते हैं। 3 महीना तक क्यों आपके लोग नहीं बोले? मोदी जी बोलकर चले गए, इंक्लूसिव होना चाहिए, लेकिन 3 महीने तक मैं आपको बता रहा हूँ तत्कालीन एम्बेसडर का इतना मैसेज गया आपके फॉरेन मिनिस्ट्री, एनएससी, पीएमओ में, नॉट इवन सिंगल रिप्लाई आया
क्यों कि आपके जो आरएसएस के लीडरशिप कॉन्फिडेंट थे कि ऑल लीडर वहाँ हिंदू स्टेट बनने जा रहा है, इसलिए नथिंग टू डू विथ मधेसी इशू, नथिंग टू डू विथ जनजाति इशू, नथिंग टू डू विथ इंक्लूसिव एंड डेमोक्रेसी। आपको मैं फ्रेंकली कह रहा हूँ, ये मेरा जाना हुआ बात है, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट मैं कह रहा हूँ। इसलिए आप लिप सर्विस मत कहिए कि डेमोक्रेसी के लिए बोला। मैंने जयशंकर डेमोक्रेसी के लिए नहीं आया था। जब कॉन्स्टिट्यूशन साइन होने में देयर इज नो क्लॉज फॉर हिंदू रिलीजन, देयर इज सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन। अब थोड़ा सा कन्विंस करने के नीचे एक्सप्लेन कर दिया कि सेकुलरिज्म का मतलब है कि सनातन सदियों से चला हुआ हमारा जो कल्चर है, संस्कृति है, जो धर्म है, वो माना जाएगा। वो जानबूझ करके थोड़ा कन्विंस, लेकिन उससे पहले विजिट हुई थी, प्रचंड की विजिट हुई थी, शेर बहादुर की विजिट हुई थी, माधवपाल की विजिट हुई थी। ये सब लोग जाकर के 1 to 1 में, प्राइम मिनिस्टर खुद नहीं कहते थे, वो कहवा देते थे, कभी राम माधव से, कभी और से, कभी यानी स्वर्गीय सुषमा स्वराज मुझसे 1 घंटा 15 मिनट की मुलाकात हुई थी। उन्होंने 45 मिनट हिंदू की ही बात की थी, जिसमें मैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर था। उनको याद है दो कंट्री के रिलेशन से मतलब नहीं था। अमरेश, दूसरा सवाल का जवाब दीजिए, यहाँ पर घड़ी चल रही है। हाँ, नहीं मैं संहिता जो करेगा, संहिता जो बोलना था वो हो गया यार, आगे चले। अभी आगे की बात करें ना, इसीलिए पोस्टमार्टम तो सभी करेंगे। आगे क्या है कि एक रिलीजन के इश्यू पर आपका जो सरकार की सब प्रायोरिटी चेंज हो गई थी। इसलिए प्रॉब्लम का एक कारण ये भी आप इसको मानना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिशनर है, तो प्रैक्टिशनर तो सही बात देखते भी है ना कि क्या हो रहा है, सिर्फ थ्योरी में तो नहीं हम लोग रहते हैं। नंबर 2 आपको बता रहे हैं कि मैं बार बार कह रहा हूं कि चाइना का इंटरफेरेंस बढ़ा है, सिर्फ नेपाल में नहीं, पूरे वर्ल्ड में बढ़ा है। एज एट ए टाइम हाल ही में एक आर्टिकल निकला है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर निकाले हैं कि 60 कंट्री में उसका इंटरफेरेंस पॉलिसी चल रहा है। आउट ऑफ 60 कंट्री नेपाल इज वन ऑफ देम। तो वहां जो चल रहा है, उससे आपको प्रेजेंट सिनेरियो में, आप पहले जो आपका मोनोपोली था, अब बिजनेस कॉम्पिटिटिव हो गया, तो आपको कॉम्पिटिटिव हिसाब से आना पड़ेगा। मेरा कहना का मतलब ये है। इसलिए आप ये नहीं, आप पुरानी बात को लेकर ही कहेंगे कि पुराना ऐसे था, अब ऐसे है। अब की परिस्थिति में कैसे चेंज होगा, आपको कम्पीट करना पड़ेगा चाइना से नेपाल में। ये नहीं कि अमरेश जी, सरकार आपने बहुत सही कहा। मैं आपके साथ इस चीज पे बहुत सहमत हूँ। आप हम आर्थिक अर्थव्यवस्था में वर्ड कंपटीशन यूज करें, गुड वर्ड। चाइना का सारी दुनिया में प्रभाव पड़ा, इसमें कोई शक की बात नहीं। अब कोविड के बाद क्या होता है बाद में हम देखेंगे कि व्हाट हैपन। लेकिन एक चीज हमारे यहाँ पर जितने भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको याद रखना चाहिए कि जिस तरह नेपाल का भारत के साथ 1800 किलोमीटर का बॉर्डर है, उनका 1400 किलोमीटर का बॉर्डर चाइना के साथ। और नेपाल के जो लोग नेता हैं नेपाल के, एक चीज हमेशा अपने ध्यान में रखते हैं कि उनके नॉर्दर्न टेरिटरी में भी गुडविल रहे, कि ये ना हो जाए कि वो अपनी नॉर्दर्न टेरिटरी नहीं, जिसको कहते हैं, वहां पर गड़बड़ हो। ये हम लोग यहाँ जहाँ बैठे हैं हम समझते हैं हाई हिमालयाज कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आप अपने आप को जरा 2 मिनट के लिए नेपाल की परिस्थिति में छोड़िए, और इनकी पुरानी तिब्बत के साथ क्लैशेस भी हुई हैं, बहुत चीजें हुई, तो इनके लिए जरा अहमियत ऑफ अ स्लाइटली डिफरेंट ऑर्डर है, जिस बदौलत भारत की अहमियत इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। इसको कहते हुए अमरीश जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि देखिए, उनके पास फाइनेंशियल क्लाउड है, टेक्नोलॉजिकल क्लाउड भी है, और आजकल जिसको कहते हैं इंटेंट भी है कि दे वुड लाइक टू इंटेंट। और अगर आपको वहां पर एक इस किस्म की गवर्नमेंट मिले, इस किस्म की पॉलिटिकल इकोसिस्टम मिले, जिसको कहते हैं थोड़ी बहुत हरी झंडियां एट डिफरेंट लेवल्स हर एक आदमी दिखाता फिरता है, तो व्हाई विल दे नॉट मूव इन? इसका आंसर लाइज इन माय ओपिनियन एग्जैक्टली द वे बोथ अमरीश एंड संगीता जी हैव सेड, मोर एंगेजमेंट। I would like to conclude since we are coming to 4 o'clock, or Tej Pratap ji, I hope we will meet you all. नहीं सर, ये अंतिम सेशन है सर, टाइम का कोई इशू नहीं है। अच्छा, तो हम 10-15 मिनट और भी हाँ, इसके बाद कोई सेशन नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। सर अभी तो जी सर, अभी तो आपका जो कार्य अभी तक का था वो तो एक राजदूत का था, 2 देशों के बीच, एक तरफ संगीता था पलियाल जी, एक तरफ अमरीश जी। अब आपका मार्गदर्शन नहीं, मार्गदर्शन तो नहीं, मैं we will take some more questions. पहले 2-3 questions, संगीता जी, sorry, you have to go somewhere. No, I don't want to go anywhere. I just want to react to something. और because हम यहाँ पे कॉलेज के टीचर्स और प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि जब नेपाल के जो स्टूडेंट्स हैं या JNU में या किसी भी कॉलेज में आते हैं, तो वो एक भारतीय स्टूडेंट के जैसे अप्लाई करते हैं। उनको एग्जाम लिखना पड़ता है और उनको क्लियर करके लाइक एन इंडियन स्टूडेंट, दे आर ट्रीटेड लाइक दैट। तब तो उस बच्चे की फीस जो एक इंडियन स्टूडेंट देता है वो एक नेपाली स्टूडेंट देता है। बहुत से बच्चे होते हैं जो फॉरेन स्टूडेंट के कोटा पे आते हैं,
अगर वो बच्चा फॉरेन स्टूडेंट के कोटा पे वो नहीं आएगा तो हो सकता है कोई दूसरी कंट्री का बच्चा आएगा। तो आप वहाँ ये नहीं कह सकते हैं कि अमेरिका के स्टूडेंट जो आ रहा है उसको $600, अब $1000 हो गया बाय द वे अमरीश, उनको अगर $1000 दे रहे तो नेपाली स्टूडेंट भी 1000 दे रहा है। संगीता, You can have what I'm saying is that आप एक सेपरेट कोटा रख सकते हैं कि नेपाल के स्टूडेंट्स के लिए होना चाहिए या साउथ एशिया के स्टूडेंट्स के लिए कर लिया। मैं तो डोमेन संगीता जी आपने बिल्कुल सही किया। यू नो दिस इज अ सब्जेक्ट मैटर जो पिछले 3 साल से हम जब मैं वहां था वी यूज्ड टू कॉन्स्टेंटली, दिस इज एन इशू दैट वी आल्सो इन इंडिया नीड टू थिंक अबाउट इट, हाउ डू वी गो अबाउट इट। हुआ क्या है पहले कोई भी नेपाल से किसी भी स्ट्रीम से आए गो इन अ पर्टिकुलर मैनर, बाद में फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस यूनिवर्सिटीज नीड टू बी सेल्फ सस्टेनिंग एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, सेवरल चेंजेस हैव, यू नो देयर हैज बीन अ चेंजिंग इंडिया। ये सिर्फ ये नहीं है कि चेंजिंग नेपाल को, हम लोग परिस्थिति की बात करते हैं पिछले 25 साल में क्या चेंजेस हुई नेपाल में। अगर पिछले 15 साल में मॉनर्की गई तो पिछले 25 साल में नेपाल को पहली बार अपनी पूरी हिस्ट्री में ग्लोबलाइजेशन को देखने को मिला। और दुनिया को देखना नहीं, दैट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, लेकिन नेपाल को दुनिया देखनी पड़ी। अगर आज 25 से 30% नेपाली जनता बाहर रहती है, और सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, साउथ ईस्ट एशिया, अमेरिका में करीब 250 to 300,000 नेपाली हैं, यूरोप में है, गल्फ में है, चाहे बेचारे हमारे हिंदुस्तानियों की तरह नॉर्मल काम कर रहे हूँ, लेकिन नेपाल के अंदर बहुत चेंजेस आ रहे हैं। ये लेफ्ट ओरिएंटेड आइडियोलॉजी जो है, इसको भी इस ग्लोबलाइजेशन से बहुत ज्यादा, जिसको कहते हैं दोनों साइड से, दोनों ने एक दूसरे को प्रोत्साहन दिया। आप एक मैं छोटी सी चीज कहूँ, हम लोग इंडिया में बहुत कुछ साल पहले तक बहुत एफर्ट करते थे कि जो भी चीज आईटी डिजिटल करनी है उसकी मोबाइल फोन में एप्लीकेशन होनी चाहिए। नेपाल में लोग हमारे साथ हंसते थे, वो कहते थे मोबाइल फोन की क्या जरूरत है, स्मार्टफोन नहीं है, हर एक के पास स्मार्टफोन। किसी छोटे गांव में जाइए आप, तेराई में गांव में जाइए, आपको पोस्टर नजर आएंगे, प्लीज स्टडी इन साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एक्सेट्रा, कोई ना कोई तो बच्चे जाते होंगे। These changes have been much more rapid in Nepal than they have been in India. इसका कारण बहुत है, वो जो माओइस्ट इंसर्जेंसी है, that has also brought about a global thinking perspective in Nepal. We in India perhaps don't understand some of these things. Then the issue of Christian missionaries, I think we should not underestimate. In India we get very much taken in by हमारी रोटी बेटी, हमारे रिश्ते जो हैं, और दूसरी तरफ ये जो Islamization Pakistan, misusing the border etc. But the amount of activities of Christian missionaries in Nepal, ये तो देखने में ही आदमी को पता चलता। मुझे ये नहीं पता कि अमरीश जी के अपने गांव में क्या स्थिति है, लेकिन साथ वाले गांव में अब मैं आपको बता दूं कि फेथ हाउस जरूर, आप सिमीकोट में जाइए, कहीं भी जाइए, सारे तेराई में सब जगह एनी नंबर ऑफ देम आर देयर। और जैसे उन्होंने कहा, वो कुछ हॉस्पिटल बनाते हैं, कुछ स्कूल बनाते हैं, बट जो भी जो करते हैं, देयर इज अ चेंज इन द अंडरस्टैंडिंग एंड सिस्टम। उससे हो क्या रहा है कि नेपाल की जो ordinary situation, usme there is a change which is overcoming. This change can be called globalization, it can be called westernization. मैंने एक आर्टिकल लिखा था कुछ समय पहले कि you know the change can be symbolized as between Bengaluru and between Banaras and Bengaluru. आज बेंगलुरु में आप जाइए तो एक बहुत बड़ी नेपाली कॉलोनी, young Nepalis who are working in Indian IT companies, coding for the world. जबकि पहले सारा सिस्टम होता था कि लोग BHU जाते थे, वहां आते थे। अब तो गुड नेपाली स्टूडेंट्स certainly don't want to go there. They're very happy coming to JNU. Why? Because JNU is ranked as the best university in India and the only university which is ranked among the 100 largest best universities in the world. Who's willing to go to the other? ये facts हमें भी internalize करने पड़े कि just as there is a changing India, and I'm sorry Tej Pratap ji, you are there, but ये facts, just as there is a changing Yes, yes, India, we have believed much more in the metropolitan aspect. सड़क, बड़ी रोड, बहुत बड़ी चीज है। नेपाल में ना बड़ी सड़क है, ना बड़ी रोड है, बिल्डिंगें कुछ है, लेकिन बहुत बढ़िया नहीं हो। लेकिन the other aspects of globalization, which is cosmopolitan behavior, ये वहां पर बहुत ज्यादा imbibe हो गया। और कई बार अमरीश जी और मेरी हम लोगों की बात होती थी और लोग कहते थे हमारे मधेश के लोग पीछे हैं। ये एक्चुअली फैक्ट्स में देखा जाए तो नहीं। There is greater amount of money in the Madhes. There's greater amount of poverty also, but there's greater amount of money there. There are more people from the Madhes in the Gulf, for example, and so on.
That politically it is disadvantage is a different matter. In terms of money, in terms of economic possibility, tremendously different. ये जो हमने ऑयल पाइपलाइन बनाई है अमलेखगंज से, मोतिहारी से अमलेखगंज, मधेश में से तो जाती है. जो ICPs है कहाँ पर है? सब मधेश के एरिया में. So there was a time when the insurgency drew people into Kathmandu. From a sleepy town to becoming one of Asia's largest cities, about 5 million people, this entire thing has happened. But as the peace dividend comes about, places which have greater and easier access to business, they will flourish and they'll do better. And I think Amresh made a very valid point. अगर आप लोग जहां पर बनारस में, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और उत्तराखंड, अगर आप लोग अपने बॉर्डर एरियाज की डेवलपमेंट करिए, अगर आप लोग अपने एरियाज में रोड्स और जो ऐसी अम्यूनिटीज जिसको कहते हैं मिडिल क्लास लोगों को पसंद है, इवन शॉपिंग मॉल, you will see the trade between you and Nepal will go up, that the economic development at both sides will see a tremendous boost and the relationship will tend to see a better. आप लोग चाइना की बात कर रहे हैं, तो संगीता जी ने बहुत अच्छा यहाँ पर उदाहरण दिया कि पहले वो कहते थे हम बैलेंसिंग एक्ट करें, अब शुरू हो गया कि वी आर द ब्रिज. तो मैं आपको बताऊं, हमने एक स्कूल इनॉग्रेट किया काठमांडू से करीब 50 किलोमीटर दूर. अमरेश धादिंग को बहुत अच्छी तरह जाएंगे, ये जगह यहाँ पर से ये वेल नोन सुरेंद्र पांडे जी वगैरह इन लोगों की वहाँ कॉन्स्टिट्यूएंसी है. तो वहां पर जब इनॉग्रेशन हुआ तो लोकल लीडर्स, नेपाल में बहुत प्रथा है कि कोई भी इनॉग्रेशन हो, हर पार्टी के नेता जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव है उसको चांस मिलता है बोलने का, और बकायदा नोट्स मिनट्स बनते हैं मीटिंग के, सब लोग साइन करते हैं वगैरह वगैरह, विच इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द वे थिंग्स आर हैपनिंग इन इंडिया. तो वहां पर एक कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, बेचारों ने बहुत जबरदस्त स्पीच दी कि ये जो धादिंग जिला है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन द चाइना बॉर्डर, तिब्बत एंड द इंडियन बॉर्डर, और अगर रेल या रोड लिंक यहाँ से बने तो सबसे बिल्कुल बेस्ट होगा. आई एम सॉरी, आई कुड नॉट रिस्ट्रेन माई सेल्फ. जब मेरी बारी आई मैंने कहा भैया ये बॉर्डर जो है ये सिर्फ 70 किलोमीटर दूर है, अगर कोई ट्रेन वहां से मिली तो आपके यहाँ अगर टोल टैक्स दे दिया तो उसके लिए भी आपको धन्यवाद देना पड़ेगा, क्योंकि स्पीड इतनी होगी कि वो सीधा आपके थ्रू हो जाएगी. ये याद रखिए, ये चीजें कई बार लोगों को समझ नहीं आती, दे डोंट अंडरस्टैंड, बट दैट डजंट मीन एनीथिंग. Fundamentally speaking, Nepal is the 48th largest country in the world. If it was in Europe, it would be among the 5 largest countries. It is the 93rd largest country in the world. It doesn't make it a small country. They have internalized the issue of the small state. Obviously, it's small vis-a-vis India and China. लेकिन दुनिया की बदौलत में नहीं. इन सब चीजों को for a very long time they've been playing. Globalization has brought a great deal of change. हमारी तरफ से, इंडिया से, आपने बहुत सही कहा कि पहले राजा एक कॉमन पॉइंट ऑफ एक्शन, कम्युनिस्ट भी, हम भी, सब भी, और चाइना उसके पीछे खड़ा होता था, तो मजा कुछ खास था. Once that has gone, there has been a greater scope to the entire game, and the game has become more competitive. And Amresh is absolutely right on that. It is a game which would have to be played at different levels. My answer to this, Avinash ji, if you agree, my answer is a very simple one. This is not a game in which stepping back or withdrawal is an option. This is a game of more involvement, more engagement with everyone in Nepal. But we also need to remember 2 factors. One, if I can symbolize it, from Banaras to Bengaluru, there is a new Nepal, a changing Nepal. And second thing that we need to understand is who are the real players. Amresh, I completely agree with you that your constituency is important, but the constituency that matters is more important. Thank you very much जी. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. तेज प्रताप जी आपका भी. अमरेश आप आए, आपसे देख करके बहुत अच्छा लगा. संगीता, we'll be in touch. अविनाश जी आपका बहुत धन्यवाद. महाराणा प्रताप कॉलेज का बहुत बहुत धन्यवाद. और मेरे को बहुत खुशी है कि आप लोग गोरखपुर जहाँ सरहद पे बैठे हुए हैं, आप इस चीज में अब इन्वॉल्व, और मेरा ख्याल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लेट मी मेक द पॉइंट्स टू यू. मेजर पॉइंट हिंदुस्तान में ये है, ये जरा सोचिएगा, नेपाल के साथ हम लोग सोचते हैं हमारे दिल का रिश्ता है. ये रोटी बेटी तो एक वर्ड है, एक एक्सप्रेशन है, जो लोग भारत नेपाल रिश्तों में डील करते हैं वो लोग यूज करते हैं, लेकिन हमारे दिल का रिश्ता है, हमारे सम्मान का रिश्ता है, भगवान से हम रिश्ता जोड़ते हैं.
जब इस रिश्ते पे थोड़ी बहुत खटास आती है तो सबसे पहले हमारी तरफ से जो एफर्ट होता है कि भाई नहीं चाहते तो रहने दो, लेट्स मूव बैक, लेट्स स्टेप बैक, लेट्स टेक थिंग्स बैक। ये बिल्कुल कतई नहीं होना चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं मानता कि रोल बैक, नॉर्मल इंटरनेशनल बॉर्डर्स, ये सारी चीजों हमको बिल्कुल इनके बारे में बात भी नहीं करनी चाहिए। दूसरी तरफ कई लोग कहते हैं एक रूट एंड ब्रांच एग्जामिनेशन ऑफ द रिलेशनशिप होना चाहिए। मेरा मानना यह है, हाँ भाई रूट को भी ब्रांच को भी पानी दो, लेकिन इसकी खास एग्जामिनेशन करने की नहीं जरूरत। ये बहुत अच्छी रूट एंड ब्रांच है, इसको हमको आगे लेके जाना, इनको उखाड़ना नहीं है, कुछ नहीं करना। क्योंकि ये रिलेशनशिप जो है, ये रिलेशनशिप भारत और नेपाल के लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं मानता हूं दोनों सियासतों के लिए इंपॉर्टेंट है और जियोपॉलिटिक्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज नॉट ओनली इंडियाज ओल्डेस्ट and closest neighbor. I think it is one of our most important relationship in the neighborhood, one that we must nurture and which I believe the Nepalese would also see as India progresses, as we become a $5 trillion economy, how they are positioned to take an automatic plus to the growth and development in India, and how they are in a position to best leverage जो हमारे यहाँ इंडिया में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much, sir. फ्लोर इज योर्स तेज प्रताप जी, आपका और अविनाश जी, मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सर बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से नेबरहुड फर्स्ट की जगह उसमें और आगे बढ़ते हुए नेपाल फर्स्ट होना चाहिए। और उसके माध्यम से हम जो अमरेश जी भी कह रहे थे, संगीता थपलियाल जी ने भी जो बात कही और जो अंत में आपका मार्गदर्शन मिला, उसके माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं। बहुत जितने श्रोता है तमाम का कमेंट भी आ रहा है कि इस तरह का सेशन कम देखने को मिलता है और इतनी महत्वपूर्ण बातें और इतने महत्वपूर्ण लोगों के बीच में हो रही है और इसमें कंसेशन की तरफ हम बढ़ रहे हों, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। मैं आज के इस कार्यक्रम में BHU से डॉक्टर तेज प्रताप सिंह, प्रोफेसर तेज प्रताप सिंह जी उपस्थित है। इस पूरे इस सेमिनार के कर्ता धर्ता है, सूत्रधार है। मैं निवेदन करूंगा, इनकी कर्मभूमि भी गोरखपुर रही है और जिस महाविद्यालय के माध्यम से सेमिनार आयोजित हो रहा है गोरखपीठ द्वारा संचालित है और वर्तमान में गोरखपीठाधीश्वर परम श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी हम लोगों के प्रबंधक हैं। और नेपाल गोरखनाथ मंदिर के लिए नेपाल और भारत के बीच का संबंध बहुत अहम रहा है, हमेशा से, बरसों बरस से रहा है। इस दृष्टि से हम लोगों के लिए भारत नेपाल के संबंध पर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में चर्चा कराने के पीछे उद्देश्य भी यही था कि जो एक सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जो संबंध है, जो थोड़े बहुत खटास हो रहे हों, इस बीच में हम इन सेमिनार्स के माध्यम से और इस व्यू के माध्यम से हम क्या उसमें एक अच्छा संदेश दे सकते हैं और जो देश की पॉलिसी बने तो उसमें इस सेमिनार की क्या भूमिका हो सकती है। इस दृष्टि से पुरी जी को, थपलियाल जी को और अमरेश जी को इसमें आमंत्रित किया गया था। मैं चाहूँगा कि प्रोफेसर तेज प्रताप सिंह जी आज के इस कार्यक्रम में आभार ज्ञापन कर हम सबका मार्ग प्रशस्त करें। नमस्कार सर। इसके पहले मैं धन्यवाद ज्ञापन करूं, थोड़ी सी बात मैं कहना चाहूंगा क्योंकि एम्बेसडर पुरी सर ने हमें थोड़ा सा प्रोवोक कर दिया है कुछ बार बार बनारस से बेंगलुरु की बात करके। तो बनारस की शायद वो स्थिति नहीं रही जो शायद पहले थी। सर को बताना चाहूंगा कि बनारस में अभी भी एक नेपाल अध्ययन केंद्र है और शायद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अलावा कहीं और ये नेपाल अध्ययन केंद्र नहीं है। शायद इंडिपेंडेंट सेंटर काफ़ी पुराना है, मालवीय जी के समय से है। और नेपाल के सभी जो सेलिब्रिटी रहे हैं नेपाली कांग्रेस के या जिस भी है, वो सभी किसी समय अध्ययन के लिए नेपाल ही आया करते थे। जो कोइराला फैमिली के सब लोग इंक्लूडिंग मनीषा कोइराला तक हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं। और ये बात सही है कि बनारस इज लूजिंग टू बेंगलुरु एंड दिल्ली। तो अब जो बनारस से हिंदू विश्वविद्यालय की पोजीशन थी वो शायद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ले लिया। इसीलिए शायद अमरेश जी, बाबूराव भट्टराय और से जो टॉप लीडर्स हैं नेपाल के, वो BHU आने के बजाय JNU जा रहे हैं। और शायद संगीता जी भी शायद 10-20 वर्ष पहले पढ़ने का निर्णय लेती तो शायद BHU आती। उन्होंने भी और नेपाली भाइयों को देखते हुए JNU की शरण ली। वैसे मेरा भी JNU से संबंध रहा, मैं भी वहाँ SIS का विद्यार्थी था और 6 साल में था JNU में। 86 से 92 तक मैं था, ब्रह्मपुत्र हॉस्टल में था। तो मेरी भी JNU से है, लेकिन
तो सभी जेएनयू जा रहे हैं, यहाँ के लोग भी जा रहे हैं, हमारे एमए के स्टूडेंट जितने हैं वो सभी जेएनयू चले जाते हैं। तो जो ग्लोबल ट्रेंड है, जो उससे बेंगलुरु बेनिफिशरी रहा है और दिल्ली बेनिफिशरी रहा है, और ये जो बेनिफिशरी रहे हैं एट द कास्ट ऑफ बनारस रहा है। दूसरी बात सर, मैं मदेशी के बारे में कहना चाहूँगा, शायद अमरेश जी हमारा बहुत ही करीबी रिश्ता हो सकता है। मेरा घर नेपाल सीमा से, मेरा गांव जो है, मेरा एंसेस्ट्रल विलेज जो है, नेपाल सीमा से कुल 3 किलोमीटर की दूरी पे है। और हमारे यहाँ से बढ़नी नाम का एक शहर है, उधर कपिल सिद्धार्थ नगर शायद है, तो आसपास आते जाते रहते हैं, इंटीग्रेटेड मार्केट है। बचपन में कभी हम लोगों को, मैं कई शादियों में इधर से बारात नेपाल से भारत जाती है, भारत से नेपाल जाती है, शादियां होके उधर जाती है, उधर से इधर आती है, कॉमन है, कभी महसूस भी नहीं होता है वहाँ के रहने वाले लोगों, जैसे कि अमरेश जी कह रहे थे कि वो कक्षा 5 तक पढ़ने भारत में ही आया करते थे रोज जो है, तो वहाँ पे रहने वाले, मैं उसी कम्युनिटी का पार्ट हूँ। कभी हम लोगों को लगा नहीं कि ये नेपाल कोई अलग देश है। हमारे लिए दक्षिण भारत थोड़ा भिन्न हो सकता है और दूसरे भिन्न हो सकते हैं, तो नेपाल तो कभी अलग लगा नहीं। ये तो आगे पढ़ने के बाद लगा कि नेपाल एक अलग देश है। तो शायद मैं भी अगर जो थोड़ा 3 किलोमीटर उधर पैदा हुआ होता तो मैं भी शायद मदेशी होता। तो मैं अमरेश जी से अपनी फ्रेटर्निटी महसूस कर सकता हूँ। पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट सर बहुत अच्छे हैं। नेपाली और इधर हमें नहीं लगता कोई किसी तरह का मतभेद है। लेकिन जैसा कि मॉर्निंग सेशन में जब पाकिस्तान की बात हो रही थी, तो किसी साहब ने कहा कि वाजपेयी जी ने पाकिस्तान के दौरे पे कहा था कि भारत और पाकिस्तान के संबंध बहुत अच्छे हो सकते हैं यदि पॉलिटिशियन भी से हट जाए। वही बात मैं नेपाल और भारत के बारे में कहना चाहूंगा कि भारत और नेपाल के संबंध बहुत अच्छे हो सकते हैं यदि पॉलिटिशियन दोनों साइड से हट जाए, लेकिन ये पॉलिटिशियंस तो शायद दोनों साइड से हटेंगे नहीं हैं। तो ये हमारे, अगर जो रोटी बेटी को इस तरह से समझने का प्रयास किया जाए तो शायद वो बेहतर होगा। और नेपाल जैसा कि बार बार जैसा कि नेपाल बार बार, ये शायद अभी जो नई थियोरी उधर से आ रही है कि नेपाल जो है चीन और भारत के बीच में एक पुल की तरह कार्य करना चाहता है, एक बैलेंस के रूप में। लेकिन अमरेश जी से मैं कहना चाहूंगा, अपने सभी नेपाली भाइयों से कहना चाहूंगा कि भारत और नेपाल का जो रिश्ता है ये बैलेंस नहीं हो सकता, तराजू नहीं हो सकती है। पलड़ा हमेशा भारत की तरफ ही झुका रहेगा। उसको हिमालय भी, इवन जो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं वो भी जो पलड़ा है भारत की तरफ ही टिल्ट करते हैं, और जो पीपल्स टू पीपल रिलेशन है, जो कल्चरल रिलेशन है, वो भारत की तरफ ही करते होंगे। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि नेपाली राजनीतिज्ञ भी और सभी लोग भी जो भारत की तरफ सदियों से पलड़ा झुका है, वो यदि इसी तरफ झुका रहेगा तो बेहतर होगा दोनों लोगों के लिए। और अगर जो माओ की तरफ जाए तो माओ हमेशा पाम और फिंगर्स की बात करते थे, और इस पाम जो 5 फिंगर्स की माओ बात करते थे, उस 5 फिंगर में नेपाल भी एक फिंगर था। तो यदि अगर जो नेपाल बहुत ज्यादा चीन की तरफ जाने का है तो वो माओ का जो पाम और फिंगर का जो कंसेप्ट था, तो नेपाल भी उसके एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी जो चाइना की, उसके चपेट में आ सकता है। तो उनको इस बारे में भी सचेत रहना होगा। बस इसी के साथ मैं अपनी जो इंटरवेंशन था वो खत्म करता हूं। और जो अविनाश जी ने मुझे दायित्व सौंपा है, ये तो मैंने अननेसेसरली मतलब अपने को ये उसमें से जोड़ दिया। I was not expected to perform this role. I was not supposed to speak, but since Ambassador Puri has provoked me to say something, थपलियाल जी बहुत ही अच्छी तरह बोल रहे थे, इतना इंटेंस बोल रहे थे, इतना इन्वॉल्व होके बोल रहे थे, इवन आई वाज फीलिंग प्रोवोकेटेड। तो काफी अच्छा लगा थपलियाल जी आपकी मतलब इंटेंसिटी देख करके। और अमरेश जी तो काफी, हम दोनों लोग मदेशी हैं, हमको आप भारतीय मदेशी कह सकते हो, नेपाली मदेशी हैं, तो वी आर बिलोंग टू द सेम कम्युनिटी। सबसे पहले मैं एम्बेसडर पुरी के प्रति अपने हृदय के कोर से, फ्रॉम द हार्ट ऑफ माय कोर, आई वुड लाइक टू express my sincere gratitude. So firstly, I would like to propose a vote of thanks for Ambassador Puri. I know sir is a very busy person, extremely busy person. Even after his retirement also, he has kept himself busy in writing, speaking, and many things. So thank you so much, sir, for sparing time for us. And sir, you belong to the core. You have been the part of the core. If you am talking in the context of India, because you have studied in the top colleges, the top institutions, and you have been the part of the top elite service.
So you are the core, and Gorakhpur, Banaras, and all these places are periphery, but we are the periphery looking towards core for the guidance and for the help. So I think that this is not the first and last time, sir. I will be troubling you in the future also. So you have to help us. We Gorakhpur people, we Banaras people, the Eastern people. तो हम आपको समय समय पे परेशान करते रहेंगे सर, और अधिकार के साथ आपका समय लेते रहेंगे। मैं महाराणा प्रताप कॉलेज की तरफ से, उनके विद्यालय की तरफ से, छात्रों की तरफ से और अपने सभी की तरफ से आपको सर अपने हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। दूसरे हमारे विदेशी मेहमान हैं, हम उनको विदेशी नहीं कह सकते हैं, जैसे मैंने कहा मदेशी हम सब एक ही है, तो हमारे अपने भी हैं। लेकिन अब यदि आप नेशन स्टेट के कंसेप्ट में जाएंगे, और अमरेश जी ने इस बात को बहुत ज़्यादा बल देने की कोशिश की कि भाई नेपाली आइडेंटिटी अलग है, उसको सबमर्ज करने की कोशिश नहीं की, हिंदू फैक्टर और दूसरे के द्वारा। तो मैं अमरेश जी आपके प्रति भी, आपसे मेरी मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन काफ़ी आपके बारे में सुन रखा है, काफ़ी आपके पढ़ रखा है, और आपके मैं JNU का मतलब उसी अल्मा मेटर से हम लोग आते हैं, दोनों लोग एक ही जगह से। तो आप आए और बोले, गोरखपुर आप जरूर गए होंगे, बनारस जरूर आए होंगे, और तो भविष्य में जब भी बनारस आते हैं या गोरखपुर आते हैं तो ये 2 शब्द हमें डाल दीजिएगा, तो हम लोग मुलाकात कर सकते हैं। और हमारा जो है तो वर्चुअल मीटिंग है, हम चाहेंगे एक एक्चुअल मीटिंग हमारे असली सेंटर में हो, जो ये कोरोना खत्म हो जाए, पेंडेमिक खत्म हो जाए। So whenever you are visiting Banaras, whenever you are visiting Gorakhpur, just put in words you would like to have something. Instead of virtual, it will be actual. So for you also, Amresh ji, I am proposing vote of thanks on behalf of the whole country, behalf of the Maharana Pratap College, on behalf of Gorakhpur, Banaras. So proposing vote of thanks for you also. And Sangeeta Thapalial ji, आप आई, जुड़ी, बोली, और इतना इन्वॉल्व होके आप बोल रही थी। रियली आई लाइक इट, आई एडमायर इट ऑल्सो। कई बार हम एकेडमिशियंस जो हैं अपने बोलने में बहुत ही बैलेंसिंग करने रखते हैं, और वी ऑलवेज ट्राई टू कीप आवर इमोशंस अंडर कंट्रोल, और हम उसका अपने जो रैशनैलिटी है, रीजन को हमेशा में, लेकिन यू आर स्पीकिंग फ्रॉम योर हार्ट, एंड दैट आई लाइक इट। जो आपने आर्गुमेंट्स दिए, तर्क दिए, बहुत ही कन्विंसिंग थे। आई कंप्लीटली सब्सक्राइब टू योर आर्गुमेंट्स, और जिस तरह की आपकी सोच है, तब बिल्कुल 100% आपसे मैं सहमत हूँ। आपने समय दिया गोरखपुर के लिए, और हम क्षमा प्रार्थी हैं। हम सभी लोग की आशा थी, अपेक्षा थी, आप सभी तीनों लोगों से अनुरोध था, आप सभी तीनों लोग सामान्यतः अंग्रेजी में ही बोलते हैं, हिंदी में बोलना एक चुनौती भी हो सकती है। मेरे पूर्व के वक्ता जो पिछले सेशन के थे, अशोक बहुरिया जी, उन्होंने मुझे बताया, मैं दूसरी बार हिंदी में बोला हूँ, इसके पहले वो नहीं। तो हिंदी में आप लोग कम बोलते हैं, हम लोग का अनुरोध स्वीकार किया, तीनों वक्ताओं ने हिंदी में बोला, बहुत अच्छी हिंदी में बोला। कीनोट स्पीकर भी हमारे थे, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि सर हिंदी में बोलिएगा, लेकिन गौतम सिंह जी ने कहा कि नहीं, ये इंटरनेशनल सेमिनार है और इंटरनेशनल गेस्ट जोड़ रहे हैं। हमने कहा नहीं, अमरेश जी इंटरनेशनल भी है, नेशनल भी है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं मैं अंग्रेजी में ही बोलूंगा। हमने कहा ठीक है सर, जो बोलिए आप। तो उन्होंने अंग्रेजी में बोला, लेकिन आप सभी तीनों लोगों ने हिंदी में बोला, इसके लिए हम तीनों लोगों के प्रति आभार प्रकट करते हैं। संगीता जी, आपके लिए भी I propose vote of thanks on behalf of the college, on behalf of all the organizers. So, proposing vote of thanks for you also. And lastly, if I will not be proposing vote of thanks for the organizers and for all those people who are associated, who are connected with this webinar. हम 3 प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं आपकी सूचना के लिए। जूम तो कम ही लोगों को दी गई है, इसके साथ ये फेसबुक पे लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, और जो है यूट्यूब पे भी लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, और 1000 से ज्यादा की संख्या में आप सब लोग सुन रहे हैं। तो पार्टिसिपेशन के दृष्टिकोण से काफी है। यदि हम लोग क्वालिटी में थोड़ा सा अगर जो नहीं उतना मैच कर पाते हैं JNU या दिल्ली को, लेकिन क्वांटिटी में हम लोग पेरिफेरी के लोग हमेशा जो है लार्ज नंबर में रहते हैं। तो लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर एसोसिएटेड, कनेक्टेड विद दिस वेबिनार, दे आर लिसनिंग अस। तो मैं उनके लिए भी proposing vote of thanks for all of them also. So with this I am coming to an end. अविनाश जी, अविनाश जी, हाँ, अब आप आगे सर। बहुत धन्यवाद। आप आज सभी जुड़े हुए श्रोता और स्पीकर से विनम्र प्रार्थना है कि कल जो 3rd टेक्निकल सेशन है, सुबह 9:30 बजे से 9:30 से 11:30 के बीच होगा, भारत बांग्लादेश संबंध, आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा के विशेष संदर्भ में। तो आप लोग यदि समय रहे, स्पीकर से विशेष रूप से
तो हम लोगों की इच्छा होगी कि वहाँ भी थोड़ा उस सेशन में भी समय दे देते, तो हम लोगों का केवल आप लोगों की उपस्थिति मात्र से ही यह सेमिनार अपने आगे की गति को प्राप्त होता और अपने स्वरूप को प्राप्त होता। तो मेरा निवेदन है कि सभी स्पीकर से कि कल सवेरे के सेशन में यदि समय हो तो थोड़ा सा आपका उपस्थिति मात्र से ही हम लोगों का सेमिनार पूर्णता की तरफ बढ़ेगा। और इसी के साथ मैं तकनीकी जो इस पूरे सेशन के टेक्निकल सहयोगी हैं नीलांक राव जी, उनसे आग्रह करता हूं कि मीटिंग एंड करें चेयरपर्सन की अनुमति से। जी सर, नमस्कार सर।